प्रोटीन आर दी मोस्ट, आवाज नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी एक बच्चे की, अबेंडेंट बायोमोलिक्यूल ऑफ द लिविंग सिस्टम। कि लिविंग सिस्टम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन है। चीफ सोर्स ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का चीफ सोर्स क्या है? मिल्क, चीज, पल्स, स्पिनच, फिश, मीट एक्सेट्रा। दे अकर इन एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, हर बॉडी का पार्ट पाए जाते हैं। एंड फ्रॉम द फंडामेंटल बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, और जितने भी फंक्शंस हैं उन फंक्शंस को जो बताते हैं वो प्रोटीन ही करवाते हैं। दे आर ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर, इसके लिए ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी के लिए जरूरी होता है। द वर्ड प्रोटीन डिराइव्ड फ्रॉम, कहां से डिराइव हुआ है? ग्रीक वर्ड, इसका नाम है प्रोटीन, व्हिच मीन, जिसका मतलब क्या है? प्राइमरी और प्राइमरी इंपॉर्टेंस, प्राइम इंपॉर्टेंस। ऑल प्रोटीन्स मेनली, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ऑल प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। इस जितने भी प्रोटीन्स हैं वो अल्फा अमीनो एसिड की छोटी छोटी यूनिट से मिलके बने हुए हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं अमीनो एसिड। अमीनो एसिड्स क्या है? अभी हमने बात करी कि अमीनो एसिड ही मेन है, तो हम जो बात करेंगे, जो पढ़ेंगे, वो किसके बारे में बात करेंगे? अमीनो एसिड के बारे में। अमीनो एसिड कंटेन अमीनो NH2 ग्रुप एंड कार्बोक्सिल COOH फंक्शनल ग्रुप। यानी कि अमीनो एसिड में दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं। पहला फंक्शनल ग्रुप है अमीनो NH2, अमाइन भी बोलते हैं हम लोग, और दूसरा है कार्बोक्सिल, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड वाला COOH। डिपेंडिंग, जिसको अंडरलाइन करूंगा वही इंपॉर्टेंट है, पढ़ूंगा सब कुछ। डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ अमीनो ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू कार्बोक्सिल, कि कार्बोक्सिल के रिस्पेक्ट में NH2 पर क्या लग रहा है, वो डिपेंड करेगा कार्बोक्सिल के रिस्पेक्ट में क्या लग रहा है। कैन बी क्लासिफाइड, उसको कैसे क्लासिफाइड कर सकते हैं हम लोग? अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। सीधे वहां से अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एंड सो ऑन, और आगे। बेटे मैं उठा के फेंक दूंगा चियान, अगर जरा सी भी आवाज आई ना किसी की, मैं उठा के बाहर फेंक दूंगा यहाँ से। इतने भीड़ नहीं करनी है फालतू के बच्चों की, मुझे यहाँ पढ़ाना, मुझे रिजल्ट चाहिए। ओनली अल्फा अमीनो एसिड्स आर ऑब्टेन्ड ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन। अमीनो एसिड्स सिर्फ तभी मिलेंगे जब प्रोटीन का क्या किया जाएगा? हाइड्रोलिसिस। दे मे कंटेन अदर फंक्शनल ग्रुप, और भी फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं। और अल्फा अमीनो एसिड हैव ट्राइबल नेम, उनके ट्राइबल नेम होता है जनरली, जैसे हमने बात करें, which usually reflect the property of the compound or its source। वो कह रहा है कि या तो उनकी प्रॉपर्टी के बारे में बताएंगे और ट्राइबल नेम, या उनके सोर्स के बारे में। जैसे कि एग्जांपल named since it has sweet taste in Greek, और ग्रीक वर्ड में तो स्वीट का मतलब होता है, वो इससे लिया गया है ग्लाइसिन से। एंड टायरोसिन वाज द फर्स्ट ऑब्टेन्ड, याद रखना है इसको, टायरोसिन वाज द फर्स्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम चीज। चीज से सबसे पहले एक्सट्रैक्ट किया गया था वो टायरोसिन। अमीनो एसिड्स आर जनरली रेस्पेक्टेड बाय 3 लेटर्स सिंबल, 3 लेटर से दिए जाते हैं। समटाइम्स 1 लेटर सिंबल इज आल्सो यूज्ड। इस सेक्शन ऑफ सम कॉमनली अकर, एक बार पढ़ना है बस, अकरिंग अमीनो एसिड्स along with the 3 letters and 1 letter symbol, यानी 3 लेटर होंगे और एक सिंबल होगा, ऐसा वो बोल रहा है। मेनली हमारे पास है, जितना मैंने अंडरलाइन करा उतना ही मेन है, ये है अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर, याद रखनी है कैसे। CH ये डालो बेटा, बस ये डालो साइड में, ये मैं थोड़ा सा उधर कर ले, थोड़ा सा, ठीक है, बढ़िया। CH, इस CH से लगेगा साइड में COOH, और नीचे लगेगा NH2। ये जो R है ये बदलेगा, और इसके R के बदलने पर ही नाम भी बदल जाएगा अमीनो एसिड का। तो ये जो CH है, CH पर एक साइड लगेगा COOH, और CH के एक साइड लगेगा NH2, दो फंक्शनल ग्रुप, और ये R ग्रुप बदलेगा। मेन चीज इसकी स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर है, किसकी स्ट्रक्चर है? ये अल्फा अमीनो एसिड, R साइड चेन है, मैंने कहा बदलेगा। तो मेनली पीछे वाले में से कुछ नहीं देखना, सिर्फ आपको ये देखना था पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड, हो गया। नेक्स्ट बस ये स्ट्रक्चर बना के देख लो, बस दैट्स इट, ज्यादा कुछ नहीं।
हो गया भाई, और स्पीड से करेंगे, ये कुछ भी नहीं है अभी। अब मैं तो ऐसे बैठा बच गई तेरे को तब थोड़ा सा सीट इधर करना अपनी भाई, ये स्टैंड उठाना मेरे को, इसको हटा दे, इसको स्टैंड इधर करो अपनी सीट। समोसा पकड़ बैठ उधर कर सीट, हाँ बड़े इधर ले जाओ यार दीवार के साथ एक बच्चा डेढ़ जाएगा उधर, चलो उधर ले जाओ सीट, उधर कर आराम से, बढ़िया, थोड़ा पीछे कर, और थोड़ा सा इधर करो, इधर कर, इधर कर, हाँ इधर कर, इधर कर, बढ़िया, और पीछे, बस आ जा इधर, उधर ही बैठ जा, बैठ जा इधर, देखिएगा नोट कर ले फटाफट से। हो गया भाई, ठीक है, सही देखेंगे सामने। नेक्स्ट सामने देखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आएंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड, अमीनो एसिड को क्लासिफाइड, जिसको मैं अंडरलाइन करूंगा वो देखना है, दो पार्ट में किया गया है। पहला है एसेंशियल अमीनो एसिड, पहला कौन सा है, एसेंशियल अमीनो एसिड, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, और एक है एसेंशियल अमीनो एसिड, एक है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड और एक है एसेंशियल। ध्यान से पढ़ेंगे, यहां से दी अमीनो एसिड्स व्हिच कैन बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी, जो हमारी बॉडी के अंदर खुद बन जाते हैं, सिंथेसिस होते हैं, आर नोन एज नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। उसके बाद एक एग्जाम्पल लिखना है, एग्जाम्पल कौन सा लिखना है एसेंशियल का, वो मैं आपको बता रहा हूँ, चेक करना है, दोनों एसेंशियल एसेंशियल दोनों का, कोई भी इसमें से एक एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, कैसे लिखना है एग्जाम्पल को, हमें लिखना है नॉन एसेंशियल का अमीनो एसिड का एग्जाम्पल। तो जरा हम लोग चेक करेंगे, आपने लिखा था यार CH, आपको अभी याद है ना पिछला वाला CH, साइड में क्या था COOH, नीचे क्या था NH2। तो अब हमारे पास हमें चेक करना, जिस पर भी स्टार लगाए, जैसे यहाँ पे स्टार लगाए ना, जो स्टार है वो एसेंशियल है, और जिन पर स्टार नहीं है वो नॉन एसेंशियल है। तो आपने अभी पढ़ा नॉन एसेंशियल, तो आप पहले वाले उठा लो जिसका नाम है ग्लाइसिन, में क्या लगाएंगे आर की जगह, तो आप यहाँ H लगा दो तो ये होगा CH2, या H इधर लगा दो, ये किसका एग्जाम्पल हो गया, हाँ नाम क्या हो गया इसका ग्लाइसिन, किसका एग्जाम्पल हो गया। अब नंबर मिलेगा 1। नेक्स्ट चलते हैं, ऑन दी अदर हैंड दोज व्हिच कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी, जिसको हमारी बॉडी खुद बना नहीं सकती, तो ऑब्वियसली कहां से अटेन करना पड़ेगा, मस्ट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम डाइट, डाइट यानी खाने से आपको लेना पड़ेगा प्रोटीन, इससे जरूरी है प्रोटीन को खाना, आर नोन एज एसेंशियल अमीनो एसिड। अब आप कोई भी ले सकते हो, सिंपल मैं बोलता हूं, आप ये वाला लो वेलिन, तो आपको सिंपल CH, साइड में क्या था COOH, नीचे क्या था NH2, और यहां से क्या जोड़ना है, देखो CH और CH पर CH3 कितनी बार है, 2 बार CH3 है। तो ये हो गया किसका, वेलिन की स्ट्रक्चर, याद रखनी है वेलिन की स्ट्रक्चर, ये है, ये किसका एग्जांपल है, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, और ये एग्जांपल है, नोट करेंगे इसको, क्या कह रहा है ये, जिसको अंडरलाइन करूंगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अमीनो एसिड्स आर यूजुअली कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड, दीज आर वाटर सोल्यूबल, याद रखना। कल एक आया था एमाइलोपेक्टिन और एमाइलोज, उसमें से अमाइलोज जो था वाटर और अमाइलोपेक्टिन, इस पे क्वेश्चन बनेगा MCQ, और देख लेना चेक, वाटर सोल्यूबल है, कौन वाटर सोल्यूबल है, जो अमीनो एसिड अंदर पड़ा, हाई मेल्टिंग सॉलिड्स
and behave like salt rather than simple amine or carboxylic acid. यहां से लिखना है this नहीं, the behavior of amine. किस बिहेवियर के बारे में बात कर रहा है वो? बिहेवियर के बारे में बात कर रहा है. कौन सा? वो पूछेगा. क्वेश्चन कैसे आएगा कि एम्फोटेरिक बिहेवियर होता है. इसका बिहेवियर होता है कैसा? एम्फोटेरिक. एम्फोटेरिक बिहेवियर होता है किसका? अमाइन का. तो एम्फोटेरिक बिहेवियर क्यों होता है, वैसा सवाल पूछेगा. व्हाई अमाइन शो एम्फोटेरिक बिहेवियर. हमें लिखना है द बिहेवियर ऑफ अमाइन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बोथ एसिडिक. कह रहा है इसके बाद एसिडिक है. देखो एसिडिक है, CH के साइड में COOH है एसिडिक. ठीक है, जिसका नाम है कार्बोक्सिल ग्रुप. COOH दिख रहा है आपको. एंड बेसिक. बेसिक कौन है भाई? अमीनो ग्रुप. देखो ये दिख रहा है अमीनो ग्रुप. तो कह रहा है कि इस अमाइन में दो ग्रुप एक साथ है और दो नेचर के. एक एसिडिक है और एक बेसिक है. एसिडिक है कार्बोक्सिल ग्रुप और बेसिक है अमाइन ग्रुप. तो इन दोनों ग्रुप की वजह से क्या हुआ? इन दी सेम मॉलिक्यूल में इन एक्वस सॉल्यूशन कार्बोक्सिल ग्रुप, अगर हम एक्वस सॉल्यूशन में डाल दें यानी कि वाटर में डाल दें, कार्बोक्सिल ग्रुप कैन लॉस ए प्रोटॉन. तो कार्बोक्सिल ग्रुप जो है H को लॉस करेगा. देखो इसमें से डबल साइन दिखा रहा है, हाइड्रोलिसिस हो रही है. H हट गया. देखो यहां से H हट गया और H हटने के बाद यहां पे क्या लग गया? ऊपर माइनस. कह रहा है ठीक है, प्रोटॉन एंड अमीनो ग्रुप कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन. और उसी H को अमीनो ग्रुप यानी कि NH2 ने एक्सेप्ट किया है. तो NH2 की जगह यहां क्या हो गया है? NH3. और इस पर साइन आ गया है पॉजिटिव, क्योंकि जो लॉस करता है उस पर साइन साइड वाले पे माइनस और जो एक्सेप्ट करता है एक्सेप्ट करने के बाद तो साइन पॉजिटिव हो जाता है. तो इसलिए कह रहा है गिविंग राइज टू ए डाइपोलर आयन. डाइपोल, दो पोल बने, एक नेगेटिव वाला और एक पॉजिटिव. दो पोल बन गए हैं, इसलिए क्या है ये? डाइपोल आयन. और ऐसे डाइपोल आयंस को हम लोग क्या बोलते हैं? ज्विटर आयन. दिस इज न्यूट्रल बट कंटेन्स बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज. बस यहीं तक ही करना है. ये बिहेवियर है इसका, यहां से याद रखना है. द बिहेवियर ऑफ अमाइन इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बोथ एसिडिक एंड बेसिक ग्रुप इन द सेम मॉलिक्यूल. और एक्वस सॉल्यूशन में कार्बोक्सिल ग्रुप. सिंपल है, आप मिलेंगे वहां चाहे तो बना सकते हो, कोई इशू नहीं है. फिर से बोल रहा हूं कि बिहेवियर क्यों दिखा रहा है? प्रेजेंस ऑफ बोथ एसिडिक एंड बेसिक ग्रुप इन द सेम मॉलिक्यूल. इन एक्वस कार्बोक्सिल ग्रुप लॉस ए प्रोटॉन एंड अमीनो ग्रुप कैन एक्सेप्ट ए प्रोटॉन और गिविंग राइज टू ए डाइपोल आयन नोन एज ज्विटर. यहां तक लिखो तो भी चलेगा. और ये वाली स्ट्रक्चर बनानी है. एक्सरसाइज आ जाए. एक्सेप्ट ग्लाइसिन all other naturally occurring alpha amino acid are optically active. कह रहा है सारे के सारे ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, लेकिन किसको छोड़ के? ग्लाइसिन. याद रखना, ये क्वेश्चन फंस सकता है एमसीक्यू की फॉर्म में. सिंस दी अल्फा का क्यों है ये भी बताएगा. इज सिमेट्रिक, क्योंकि इसका जो अल्फा कार्बन एटम है आप देख रहे होंगे, CH2 देख रहे होंगे, तो दो H सेम है. अभी हमने बनाया था ना ग्लाइसिन को. देखो ग्लाइसिन को हमने बनाया था यहाँ पर, तो CH2 दो H लगे ना, तो ये कैसा है आपका? सिमेट्रिक है. ये सिमेट्रिक होना चाहिए ना. कार्बन के चारों ग्रुप अलग अलग होने चाहिए, लेकिन सेम है इसके ग्रुप दो हाइड्रोजन, इसलिए कैसा है? ऑप्टिकली ये इनएक्टिव है, बाकी सब एक्टिव. आगे बोल रहा है कि these exist both in D and L form. ये दोनों फॉर्म में होता है, D फॉर्म भी होता है और इसका L फॉर्म भी. मोस्ट नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड हैव L कॉन्फिगरेशन. जितने भी नेचुरली अकरिंग होते हैं, मोस्ट ऑफ ऑल की बात कर रहे हैं, वो नेचुरली अकरिंग होते हैं, वो L कॉन्फिगरेशन होता है इनका. जैसे कि L अमीनो एसिड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय राइटिंग द NH2 ग्रुप इन लेफ्ट हैंड साइड. अगर L फॉर्म होगा तो इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड पर क्या लगा हुआ होगा? NH2 ग्रुप. अगर राइट हैंड साइड पर लगा हुआ होगा NH2 ग्रुप, तो इसका मतलब है वो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है? D कॉन्फ़िगरेशन है. इससे याद रखना NH2 ग्रुप पे लगने से. बोलो नोट हो गया? करो फटाफट से, बस एक टॉपिक और हमारा टाइम के अकॉर्डिंगली 35 मिनट खत्म. तो एसिड के बेस पर जो एसेंशियल अमीनो एसिड थे और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड थे. अभी बात कर रहा है जो पूरी प्रोटीन्स हैं, उन्होंने प्रोटीन्स को ये आगे कह रहा है कि हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं 2 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलर शेप. ध्यान रखना है, मोलिकुलर शेप के बेसिस पर प्रोटीन को आगे क्लासिफाई कर रहा है. पहला ये है
फाइब्रस प्रोटीन, एक एक लाइन याद रखनी है जैसे लिखा है वैसा ही। When the polypeptide chain, polypeptide क्या है, हमने बात करी थी कि ये बेसिकली अमीनो एसिड हैं, और जो अमीनो एसिड हैं, जब दो अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तो वो एक पेप्टाइड चेन बनाते हैं, एक पेप्टाइड चेन, और ऐसे जुड़ते जाते हैं तो एक पेप्टाइड चेन मोनोपेप्टाइड हो गया, दो पेप्टाइड चेन बनेगी तो डाइपेप्टाइड हो गया, तीन बनेगी हम बोलेंगे ट्राइपेप्टाइड, चार बनेगी तो टेट्रापेप्टाइड, और जैसे बनती जाएंगी तो उसको बोलेंगे हम लोग पॉलीपेप्टाइड। तो कह रहे हैं ऐसे प्रोटीन की जो पेप्टाइड चेन है वो बनती जाती है, प्रोटीन जुड़ता जाता है एक दूसरे के लिंक के थ्रू, और उस लिंक का नाम है पेप्टाइड चेन या पेप्टाइड बॉन्ड। तो वो कह रहा है पॉलीपेप्टाइड बना, यानी बहुत सारी पेप्टाइड की चेन है। रन पैरेलल, एक दूसरे के रन होती है, कैसे, जैसे एक चेन ये बन गई पॉलीपेप्टाइड की, इसके पैरेलल दूसरी चेन बन गई, इसके पैरेलल तीसरी चेन बन गई, इस तरह से पॉलीपेप्टाइड की चेन बनती जाती है। आर हेल्ड टुगेदर, एक साथ, बाय हाइड्रोजन एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे और किसके साथ बनेंगे, ये जो बन रही है रन पर, इनके साथ बनेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बॉन्ड बनेंगे इनके साथ, हाइड्रोजन बॉन्ड, और डाइसल्फाइड यानी कि सल्फर वाले बॉन्ड बनेंगे, डाइसल्फाइड के बॉन्ड, इस तरीके से वो आपस में जुड़ जाएंगी। फिर से पढ़ते हैं, ध्यान से देखना है, आसान है। व्हेन पॉलीपेप्टाइड चेन रन पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल चलती हैं, हेल्ड टुगेदर, किससे बंधेगी, हाइड्रोजन एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड, देन फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, एक फाइबर की तरह बन जाती है, जैसे कि हमारे बाल हैं, फाइबर टाइप तो है, तो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर जैसे धागे होते हैं। सो फॉर्म्ड प्रोटीन्स आर जनरली इनसोल्युबल इन वाटर, जो फाइबर लाइक बनेगी वो कैसी हो जाएंगी, इनसोल्युबल। सम कॉमन एग्जांपल याद रखने हैं, एक है केराटिन, जो कहां प्रेजेंट होता है, हेयर में, जो बालों में, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, वूल, जो आपने वूल देखी होगी, रुई जो होती है, कॉटन जो होती है, कॉटन के लिनिन तो होते हैं, यानी कि आपने जो देखी होगी लिनिन, यानी कि आपस में एक फाइबर दूसरे फाइबर के साथ जुड़ता जाता है। ऐसे ही है सिल्क, जो कपड़े देखे आपने, कपड़े का भी सिल्क ऐसे ही तो होता है, वो भी सेम। एंड दूसरा है एग्जाम्पल मायोसिन, जो प्रेजेंट होता है किसी मसल में प्रेजेंट होता है, नोट करेंगे इसको फटाफट से। हाँ बेटा बोलो, ग्लोबुलर प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन, तो ग्लोबुलर प्रोटीन के बारे में देखते हैं। हमने कहा था वो दो पार्ट में डिवाइड है, एक है आपके पास फाइब्रस प्रोटीन और एक है आपके पास ग्लोबुलर प्रोटीन। तो दूसरा ग्लोबुलर प्रोटीन का नाम है, देखते हैं, चेक करते हैं। दिस स्ट्रक्चर रिजल्ट, ये स्ट्रक्चर कब बनेगी, व्हेन द चेन्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड, जब पॉलीपेप्टाइड की चेन कैसी हो जाए, कॉइल हो जाए, कॉइल हो जाए, यानी कि आपकी इस तरह से कॉइल्ड हो जाए, जैसे इसके अराउंड अराउंड टू गिव ए स्फेरिकल शेप, तो वो कॉइल्ड होती जाए, स्फेरिकल शेप में कॉइल्ड होती जाए, इस तरीके से वो बनती जाएगी। दीज आर यूजुअली सोल्यूबल इन वाटर, सिंपल है, दो दो लाइन है बस। दिस स्ट्रक्चर रिजल्ट व्हेन द चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड कॉइल्ड अराउंड टू गिव ए स्फेरिकल शेप, दीज आर यूजुअली सोल्यूबल इन वाटर। एग्जांपल है इंसुलिन, आप जानते हो इंसुलिन हमारी बॉडी के अंदर मिलता है। नेक्स्ट है एल्ब्यूमिन, कॉमन एग्जांपल ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन, नोट करेंगे। आगे बोल रहा है, अभी तक हम पढ़ के आए हैं मॉलिक्यूलर शेप के बेस पर हमारी जो प्रोटीन है वो दो टाइप में डिवाइड हो जाती है, एक फाइब्रस में और एक ग्लोबुलस में। आपने ये भी पढ़ा कौन सोल्यूबल था कौन इनसोल्यूबल था, एग्जांपल पे आपने याद किए, दो एग्जांपल दोनों के। अब वो कह रहा है कि आगे चलते हैं, स्ट्रक्चर एंड शेप, वो मॉलिक्यूलर शेप था, स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ प्रोटीन कैन बी स्टडीड एट 4 डिफरेंट लेवल। वो कह रहा ऐसे आप जो पढ़ के आए हो दोनों, उनको एक तरीके से टाइप जो है उनकी स्टडी कैसे कर सकते हैं, वो 4 लेवल में उनकी स्टडी की जाती है, 4 लेवल में। कौन कौन सा लेवल है, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड क्वार्टररी स्ट्रक्चर, ईच लेवल बीइंग मोर कॉम्प्लेक्स देन द प्रीवियस वन। हर एक जो प्रोटीन की स्ट्रक्चर है वो 4 पार्ट में डिवाइड की जाएगी पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए, और हर जो आगे जाएगा नेक्स्ट फेज वो उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। पहला स्ट्रक्चर कौन सी है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इनमें से सिर्फ चेक करना है 1-2 लाइन, इसमें से नहीं आया है बहुत ज्यादा नहीं करना है, ध्यान से देखना है, बस एक बार पढ़ेंगे। और मेन चीज क्या है वो बताऊंगा आपको। प्रोटीन्स में हैव 1 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन, एक या एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड की चेन हो सकती है। पॉलीपेप्टाइड का मतलब वही पेप्टाइड लिंकेज जो आपने कल बनाया था, ग्लाइसिन और एलेनाइन को मिला के बनाया था, CO
NH वाला बॉन्ड, वो ऐसे बॉन्ड लगातार बनते जाएंगे, वो क्या कहलाएगा, पॉलीपेप्टाइड कहलाएगा। उसके बारे में बात कर रहा है। एक हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकता है। ईच पॉलीपेप्टाइड इन ए प्रोटीन, हर में प्रोटीन हैज अमीनो एसिड जो लिंक होगा विद ईच अदर, एक दूसरे से, इन एक किसमें, स्पेसिफिक सीक्वेंस में, एंड इट इज दिस सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड दैट इज सेड टू बी प्राइमरी स्ट्रक्चर। और ये जो स्पेशल सीक्वेंस है यही क्या कहलाएगा, आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर कहलाएगा। बस इतना ही आपको एक बार पढ़ना है, एक दो बार कि आप लैंग्वेज बना लो कि अगर आ गया तो। नेक्स्ट चलते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ये है मोस्ट इंपोर्टेंट, और मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें कौन सी है ये भी पढ़ते हैं हम लोग। जो मेन होगा वो मैं अंडरलाइन करूंगा, बाकी आऊंगा। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, दिस सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रेफर्स टू द शेप इन विच ए लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन कैन एग्जिस्ट। उसमें एक थी या एक से थोड़ी ज्यादा थी, इसके अंदर लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड की चेन है, एग्जिस्ट करती हैं। बेसिकली दे आर फाउंड टू एग्जिस्ट इनटू डिफरेंट स्ट्रक्चर, दो डिफरेंट स्ट्रक्चर में पाई जाती है, दो डिफरेंट स्ट्रक्चर में। दे आर फाउंड टू एग्जिस्ट इन टू डिफरेंट स्ट्रक्चर टाइप। पहला है अल्फा हेलिक्स, इंपोर्टेंट है मोस्ट, एंड बीटा प्लेटेड शीट। 100% एक आएगा एग्जाम में, या तो किसी सेट में अल्फा हेलिक्स आएगा या बीटा प्लेटेड शीट आएगा, और यही हमें मेन टास्क है, हमें जो याद करना है पूरे लास्ट तक। अल्फा हेलिक्स, आगे दीज स्ट्रक्चर अराइज ड्यू टू रेगुलर फोल्डिंग ऑफ द बैकबोन ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं और इसके अंदर सी डबल बॉन्ड ओ की बॉन्डिंग होती है मेन। तो यहां से याद करनी है अल्फा हेलिक्स, ऐसे कैसे याद करना। यहां से अल्फा हेलिक्स क्या है, दो टाइप की बढ़ जाती है सेकेंडरी, एक है अल्फा हेलिक्स और एक है बीटा प्लेटेड शीट। ध्यान से सुनना है तब आके याद होगा, और ऐसे ही याद करना, अपनी लैंग्वेज नहीं बनानी है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप बनाओ जैसे भी चाहते हो, शायद ही आएगी। मेन ये है अल्फा हेलिक्स इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वे इन विच, सबसे मोस्ट कॉमन वे है किसका दिखाने का, स्ट्रक्चर को बताने का, प्रोटीन के स्ट्रक्चर बताने का मोस्ट कॉमन वे अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है। विच, जिसके अंदर ए पॉलीपेप्टाइड चेन, एक पॉलीपेप्टाइड की जो चेन है, फॉर्म्स ऑल पॉसिबल हाइड्रोजन बॉन्ड, जितने एक दूसरे के साथ वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, सारे के सारे जितने पॉसिबल बॉन्ड बन सकते हैं। बॉन्ड बाय कैसे बनाएंगे, बाय ट्विस्टिंग। ट्विस्टिंग कैसे होगी, ट्विस्ट होगा जैसे कि मैंने एक स्प्रिंग को ले लिया और मैंने एक ये लिया है पेन, अब इस पेन के अंदर मैं स्प्रिंग को डाल दूं और उस स्प्रिंग को मैं ट्विस्ट करने लग जाऊं इस तरीके से, तो क्या कर रहा हूं मैं, इसको ट्विस्ट कर रहा हूं। कितना ट्विस्ट करना है, ट्विस्ट कैसे करना है, इनटू राइट हैंडेड स्क्रू। जैसे कि आपने कोई राइट हैंड में एक स्क्रू ले रखा है और स्क्रू को आप टाइट करते हो, तो इसी पैटर्न में आपको करना है स्क्रू। स्क्रू को क्या बोला इसने, हेलिक्स, जर्मन वर्ड है इसलिए आया हुआ है हेलिक्स। विद दी NH किसके साथ, NH ग्रुप के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, ट्विस्ट होगा हाइड्रोजन बॉन्ड का राइट हैंडेड स्क्रू की तरह, किसके साथ, किसके, NH ग्रुप के साथ, ऑफ ईच अमीनो एसिड, हर अमीनो एसिड, रेसिड्यू जो बचे हुए हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे टू दी CO के साथ बॉन्डेड होंगे, ऑफ एन एडजेसेंट टर्न टू दी हेलिक्स। हेलिक्स बस यहां तक याद करना है, हेलिक्स। अब ये बनानी है स्ट्रक्चर को, कैसे बनेगी ध्यान से देखना है। अगर आप बनाने की कोशिश करोगे तो आपको इससे हटा नहीं जाएगा, जैसे मैं बना रहा हूं तो वैसे आप बना पाओगे, आराम से बन जाएगी। और आप ध्यान नहीं दोगे तो आपसे नहीं बनेगी। आपको सबसे पहले सिर्फ ट्विस्ट कराने हैं मॉलिक्यूल्स को इस पैटर्न में, फिर यहां से इस तरह से ट्विस्ट कराते रहो। हमें कोई बहुत ज्यादा कलाकारी इसके अंदर नहीं दिखानी है, हमें सिर्फ बॉन्ड को दिखाना है, हमें सिर्फ बॉन्ड से मतलब है। ऐसे बनाने में किसी को कोई दिक्कत, आराम से बन जाएगा। इस तरह से आपको शेप दिखानी है, बस इस तरह से ट्विस्ट करते हुए। अब क्या करना है, अब आपको दिखाना है इसके अंदर बॉन्ड, कैसे दिखाने हैं, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे आपको चेक करना है। ये जो है ब्रॉड स्ट्रक्चर्स, यहां दिखाना है C डबल बॉन्ड O, हर फोल्ड पर C डबल बॉन्ड O, हर फोल्ड पर आपको दिखाना है C डबल बॉन्ड O। कितने भी, एक जरूरी नहीं कि आप एक दो दिखा रहे हो, कितने दिखा सकते हो, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, कितने भी दिखा सकते हो, आप इससे भी ज्यादा दिखा सकते हो। मैंने जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपल करने की कोशिश करिए, पहले आपने दिखा दिए। लोगों को दिक्कत है इसमें, C डबल बॉन्ड O दिखा सकते हो आराम से, तो दिक्कत है किसी बच्चे को, ठीक है। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट हम लोग शो करेंगे अब
क्योंकि उसने कहा हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे किसके, CO के रिफ्रेश में किसका हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, NH का। तो अब आपने जहां C डबल बॉन्ड O लिया है वहां से C डबल बॉन्ड O लिया है, आपने C डबल बॉन्ड O लिया है, देखो यहां से, तो यहां से आपको दूसरे फेस निकाला NH, N नीचे से दिखा सकते हो आप, ये पीछे चला गया N, ये चला गया आपका H, NH, चाहे नीचे के साथ दिखा दो कोई इशू नहीं है, NH। अब और भी दिखा सकते हो, CO जितने बना सकते हो, मेन चीज जो है वो NH और आपका C डबल बॉन्ड O है। अब आपको दिखाना है हाइड्रोजन बॉन्ड, तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है सिंपल है कि O का हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा इस H के साथ, O का हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा इस H के साथ, O का हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा इस H के साथ। टीचर सिर्फ ये चेक करेगा, बाकी से कोई मतलब नहीं आपकी क्या कलाकारी आपने की हुई है। और ये वाला बॉन्ड यहां से दूसरे के साथ भी दिखा सकते हो आप, सिर्फ याद रखना NH का हाइड्रोजन का बॉन्ड CO के साथ बनेगा, और चाहे इस फोल्ड से बनाओ या इसके पीछे वाले फोल्ड से बनाओ, इसने जगह देना दिखा रखे हैं। दूसरा इतना कर दिया सिंपल में, C डबल बॉन्ड O नीचे NH, H का बॉन्ड दिखाओ, बस सिंपल। आपको लोन पेयर मालूम नहीं है, ऑक्सीजन में कितने लोन पेयर होते हैं, 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6। नाइट्रोजन पे कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो नाइट्रोजन ने एक यहां से बनाया और एक साइड वाले से पीछे वाले से बॉन्ड बनाया होगा बॉन्ड, क्योंकि 3 बॉन्ड बना के रखा होगा पहले से वो, क्योंकि हमने एक ही बॉन्ड दिखा रहे हैं हम लोग, अमाइन होगा ना, NH2 ग्रुप है ना अल्फा अमीनो एसिड में। तो ये वाला जो है यहाँ पर कितने बॉन्ड इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। तो हर नाइट्रोजन पर आप कितने इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन में दिखाने हैं, और ऑक्सीजन पे जो है वो दिखाने 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, लो जी बन गई। और हाइड्रोजन बॉन्ड को आपको दिखाना डॉट डॉट, ये सेक्शन आपको बनानी है हर बच्चे को। बाकी जितनी कॉम्प्लिकेटेड आप जितना ज्यादा दिखाओगे उतना ज्यादा दिखा, तो ज्यादा दिखा रखे हैं, बस सेम ही स्ट्रक्चर है। अब आप नोट करेंगे, मुझे मेनली चाहिए अल्फा हेलिक्स। बीटा प्लेटेड शीट सेम है, सामने देखोगे तभी आपको याद होगा, नहीं तो याद नहीं होगा, आप फंस जाओगे। और आज का जो टेस्ट है लॉन्ग टेस्ट है, और जो आज फेल होगा वो सभी लोग रुके रह जाएंगे, तो थोड़ा सामने नजर रखनी है। हर एक बच्चे का यही सेम है। बीटा प्लेटेड, हेलो गुड इवनिंग सर, नहीं क्लास चल रही है सर, क्यों नहीं होती है, कल तो अटेंडेंस है उसकी, आज नहीं। चलो मैं नीचे पता करता हूँ जरा नीचे से क्या क्या है, क्या हुआ क्यों नहीं, चलो पता करता हूँ। ठीक है चेक करेंगे। बीटा प्लेटेड शीट इसके अंदर कैसे बनेगा, ये दूसरी अप्रोच है इस स्ट्रक्चर को सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन के बताने की। ऑल पेप्टाइड चेन्स, जितने भी पेप्टाइड की चेन्स हैं, आर स्ट्रेस्ड आउट। क्या करते हैं स्ट्रेस्ड आउट का मतलब, जैसे आपने स्प्रिंग को लिया, स्प्रिंग को खींचा जितना वो खींच सकता है, तो क्या हो गया स्ट्रेस्ड आउट। जैसे कि आपने अपने जो हम लोग कपड़े पहनते हैं बहुत सारे वो भी देखेंगे, वो स्ट्रेचेबल होते हैं। स्ट्रेचेबल मतलब जब हम लोग इसको खींच सकते हैं, वो क्या है स्ट्रेस्ड आउट किया गया, यानी कि मैक्सिमम उसको स्ट्रेच किया गया, कहां तक, टू नियरली मैक्सिमम एक्सटेंशन, जितना उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। उसके बाद देन लेड साइड बाय साइड, उसके बाद में उसको, जैसे कि ये हमारी स्ट्रक्चर है, इसको हमने लीड कर दिया, इसको इसके साइड बाय साइड में लीड करते गए हम लोग, साइड में लीड करते गए। अब इसको हम लोग बनाते गए स्ट्रेच करने के बाद। अब वो कह रहा है विच आर हेल्ड टुगेदर, कैसे जुड़ेंगे हेल्ड टुगेदर, बाय इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। उसमें कौन सा बॉन्डिंग याद रखना, इसमें है इंटरमोलिकुलर, हमने पढ़ा अल्फा, उसमें है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, याद रखना। उसमें लिखा नहीं है, क्वेश्चन आया हुआ है अल्फा हेलिक्स में, इसके अंदर है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसमें है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, याद रखना इसको। अब ये जो आपस में जुड़ रहे हैं, ये किससे जुड़ रहे हैं, आपके हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ रहे हैं। अभी दिखाएंगे इसको जुड़ते हुए कैसे हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ गए। दिस स्ट्रक्चर रिजेंबल्स, अब ये स्ट्रक्चर रिजेंबल किसके साथ करेगी, प्लेटेड फोल्ड। जैसे कि हमने प्लेट ली है, प्लेट कैसे ली है, एक पेपर, इस पेपर के ऊपर एक दूसरा पेपर प्लेट बना रहे हैं हम लोग, तीसरा पेपर प्लेट बना रहे हैं। अब ये प्लेट बनाते हुए इस तरह से एक दूसरे के ऊपर लगती गई, और ये किसके समान हो गई, ड्रेफ्री। ड्रेफ्री का मतलब है जैसे कॉटन की शीट होती है, एक शीट के ऊपर दूसरी शीट लगते हैं, तो ये कैसे दिख रही है आपको दूर से, बहुत सारी एक ड्रेफ्री के फॉर्म में दिख रही है, तो ये ड्रेफ्री बन गया। एंड देयरफॉर इज नोन एज
बीटा प्लेटेड शीट। फिर से देखते हैं, इन बीटा प्लेटेड शीट ऑल पेप्टाइड चेन्स आर स्ट्रेस्ड आउट, जितने भी होंगे स्ट्रेस्ड आउट किए जाएंगे मैक्सिमम एक्सटेंशन तक। उसके बाद लीड साइड बाय साइड विच आर हेल्ड टुगेदर बाय इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आसान है, दिस सेक्शन रिजेंबल द प्लेटेड फोल्ड ऑफ ड्रेफरी एंड देयरफॉर नोन एज बीटा प्लेटेड शीट। सामने देखेंगे इस सेक्शन में तो आपको बनेगी नहीं आपसे। इस स्ट्रक्चर कैसे बनानी है ध्यान से देखना है। सबसे पहले आपको लिखना है आर सी एच, आर सी एच, जितने भी चाहो उतने आप लिख सकते हो आर सी एच। हमने 3 को लिखा आर सी एच। अब इन आर सी एच से हमें दिखाना है, देखो लिख लिया, सिंबल देख लेना कॉम्प्लिकेट होती जाएगी धीरे धीरे। आपको कार्बन से नाइट्रोजन, कार्बन से नाइट्रोजन, इस कार्बन से नाइट्रोजन को लगाना है, कार्बन से नाइट्रोजन को आपने लगा दिया। नेक्स्ट आपको अब चेक करना है दोबारा से, नीचे वाले जो कार्बन है, ऊपर तो आपने किससे लगा दिया, नाइट्रोजन से, नीचे वाला कार्बन है सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ। ठीक है, फिर से हमने देखा। अब इसी लेयर को दोबारा से बनाना है। पहले हमने आरसीएच लिखा, आरसीएच लिखा, आरसीएच लिखा, फिर हमने नाइट्रोजन दिखाया और फिर नीचे दिखाया हमने सी डबल बॉन्ड ओ। यही लेयर को हम दोबारा से नीचे बना लेते हैं सेम जैसे हमने बनाई थी। हमने बनाया था सबसे पहले आर सी एच, आर सी एच सेम बना लो, आर सी एच जैसे इसने आर सी एच ऐसे बनाई है, हम सेम बना लेते हैं आर सी एच, आर सी एच। अब आपने ऊपर सी एच के ऊपर क्या दिखाया था, आपने नाइट्रोजन को दिखाया था, तो आपने फिर से यहाँ पे नाइट्रोजन को दिखा दिया हमने। यहां हो गया हमारे पास नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के साथ जो जुड़ा हुआ है वो क्या लगेगा हमारे पास, हाइड्रोजन। हमने हाइड्रोजन दिखाया नहीं, आप हाइड्रोजन दिखा सकते हो, 3 बॉन्ड होते हैं ना नाइट्रोजन के, अब हाइड्रोजन दिखा सकते हो। उसमें नहीं दिखाया, इसलिए दिखवाया था मैंने, अब लगा सकते हो क्योंकि NH लगेगा। तो आपने फिर से इस कार्बन के साथ क्या हो गया N, और N के साथ क्या हो गया H, इस कार्बन के साथ क्या हो गया N, और N के साथ क्या हो गया H। बोलो कोई दिक्कत है इसके अंदर। फिर से नीचे वाले में क्या लगा हुआ है, C डबल बॉन्ड O। तो फिर दोबारा से आपने वही लेयर्स है ना, सेम लेयर बनानी है, कितनी भी लेयर बना सकते हो। आपने फिर से करा C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। बोलो कोई दिक्कत है, यहां तक कोई प्रॉब्लम है, फिर से देख लेते हैं एक बार। अब हमने बॉन्ड जोड़ना है बस, आर सी एच ऊपर लगाया आपने NH, आर सी एच ऊपर लगाया सब में NH, कितने भी आगे लेके जा सकते हो। इस कार्बन से नीचे लगाया C डबल बॉन्ड O, इस कार्बन से नीचे लगाया C डबल बॉन्ड O, इस कार्बन से लगाया नीचे C डबल बॉन्ड O। ऐसी लेयर को फिर से बना लिया। कोई दिक्कत बताओ यहाँ पे, समझ में आ गया आपको। चलिए अब बॉन्ड बनाते हैं, इसके अंदर बॉन्ड कैसे बन रहे हैं, बॉन्ड बनाते हैं। जो आपका NH है दूसरा वाला, वो बनाएगा साहब ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड। बना दिए, किसके साथ बनाया आपने, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना दिया। और नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड बनेंगे और एक ये कार्बन के साथ जोड़ना। देखो जुड़ गए मॉलिक्यूल्स, फिर बनाते हैं आगे। अब ये जो H है ऐसे बन जाएगा सब जगह, ये H हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बोलेगी ना उसने, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना दिया आपने। इंटरमोलिक्यूलर बोली ना उसने, इंटरमोलिक्यूलर का मतलब एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, तभी तक कहलाती है। और जो सेम के साथ बना है वो कहलाती है इंट्रामोलिक्यूलर। तो हमने पहले इंट्रा बनाई, अब ये कौन सी है, इंटर। और ऑक्सीजन को फिर जोड़ दिया आपने नाइट्रोजन से, हाँ कार्बन से जोड़ दिया हमने जोड़ दिया इसको, ये बॉन्ड कार्बन से जोड़ दिया। बस बॉन्ड का ध्यान रखना है आपको, नाइट्रोजन को फिर से जोड़ दिया हमने कार्बन के साथ। अब ये आगे बनाओगे तो आगे फिर से जुड़ेगा। तो हमने बना दिया ये जो ऑक्सीजन है वो हमारे पास हाइड्रोजन से जुड़ रहा था, तो आगे दिखा दिया हमने आगे होगा, और इसको दिखा किसके साथ जोड़ दिया, नाइट्रोजन से। आपने इतना दिखाया सफिशिएंट है। और नीचे लेयर बनाना चाहते हो फिर से रिपीट करना है, फिर से 2 लेयर ऊपर बनाई, फिर से नीचे, इतना सफिशिएंट है। नीचे से भी इतना चेक करेगा कि हाँ इतनी बॉन्ड नहीं दिख रही है आपको, इतना ही बॉन्ड आपको बनाना है। फिर नीचे लेके जाओगे फिर से बनना शुरू हो जाएगा वो वैसे ही सेम। तो ये बीटा प्लेटेड शीट है, आसान है, सिंपल देखना है। आरसीएच जैसे मैंने बताई है, अगर वैसे जाओगे देखने के तो आपको लगे कॉम्प्लिकेटेड है, तो क्या हो रहा है, बाकी है सब कुछ इसमें अंदर ही। ठीक है, ये ऑप्शन ये नहीं है भाई, कभी कोई ये समझने लगे।
ठीक है, पहले का आंसर है ए, दूसरे का आंसर है बी, तीसरे का आंसर है डी। चेक कर लेंगे इसको। कोई डाउट होगा यही पूछना है, हो सकता है कि गलत हो, तो यही पूछना है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। जिसका सही है उसको 1 नंबर दो, जिसका गलत है उसको काट दो, और सही आंसर लिख देना उसकी कॉपी में। आगे चलिए नेक्स्ट देखेंगे। वैसे ये जाएगा टोटली, सही नहीं भी लिखोगे तो भी ये जाएगा आपके ग्रुप में जो भी ऐड हो गए हैं। नेक्स्ट है एसर्शन रीजन 37 का है आंसर। 37 का है बी। 33 का आंसर है, 33 का किसी में डाउट होगा पूछना है, डी। और 34 का आंसर है बी। फाइनल नंबर मुझे देना है, याद रखना। सही है, सही करके 1 नंबर देना आगे। बस ऑप्शंस यहां से पहचानने थे। 37 का लिखा है बी। हो गया, चलेंगे आगे। फटाफट चलना है, ध्यान ही रखना है, 2 मिनट लगेगी, चेक कर देंगे, अभी खत्म। नेक्स्ट है आपके पास 15 का आंसर। आपने नंबर से लिखा होगा, क्या अपने इसमें तो नंबर से है, कोई बात नहीं है। डी ग्लूकोज, ठीक है। 15 का 15, 16, 17। 15 का आंसर है बी, डी, बी। कोई डाउट होगा पूछना है, कोई डाउट है तो पूछना है कि ऐसा क्यों हुआ है। बी वाले में बेटा देखो, न्यूक्लियोटाइड अभी आगे आएगा। वैसे कोई बात नहीं, सेंस लगा सकते हैं। ग्लाइकोसाइडिक पढ़ लिया, 2 मोनोसेक्राइड के बीच में होता है ग्लाइकोसाइडिक। पेप्टाइड लिंकेज, अल्फा अमीनो एसिड के बीच में होता है पेप्टाइड लिंकेज। हाइड्रोजन बॉन्डिंग या तो इंटरमोलिकुलर होगी या इंट्रा होगी, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, क्या बचा, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बचा। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट चलेंगे, सामने देखना है। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट का आंसर है सी, सी और सी। फटाफट चलो जल्दी से एकदम। कोई डाउट है पूछना है, फिर से बोल रहा हूं मैं। चले चलिए आगे चलते हैं। किसी का गलत है पूछना है, फिर से बोल रहा हूं, डाउट नहीं आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन दोबारा से रिपीट होके आएंगे। चलते हैं हम लोग। फर्स्ट का है बी, सेकंड का आंसर है सी, और थर्ड का आंसर है सी। नेक्स्ट चलते हैं, खत्म हो गया। लाओ भाई फटाफट से सही कर दिए। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, तो मैंने बताया था प्रोटीन का डीनेचुरेशन क्या होता है। प्रोटीन फाउंड इन बायोलॉजिकल सिस्टम विद ए यूनिक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, मतलब प्रोटीन डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है जो अपने आप में एक यूनिक है और बायोलॉजिकल एक्टिविटी शो करती है। इसको हम क्या कहते हैं, नेटिव प्रोटीन। व्हेन द प्रोटीन इन इट्स नेटिव फॉर्म, यानी कि ओरिजिनल फॉर्म में प्रोटीन को अगर फिजिकल चेंज कर दिया जाए, जैसे कि चेंज इन टेम्परेचर या केमिकल चेंज कर दिया जाए, लाइक चेंज इन पीएच, तो उसके हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं और इसकी वजह से ग्लोब्यूल्स अनफोल्ड हो जाते हैं और हेलिक्स गॉट अनकॉइल्ड। प्रोटीन अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी खो बैठती है और इसी को क्या कहते हैं हम लोग, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। इस केस में सेकेंडरी और टर्शियरी, लेकिन प्राइमरी स्ट्रक्चर पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। है रेगुलेशन ऑफ एग वाइट बॉइल करने पर, दूसरा था कल्डिंग ऑफ मिल्क, तो ये हमने पढ़ा था। नेक्स्ट चलेंगे, आज हमने याद करना है, यहां से स्टार्ट करना है विटामिन, और टेस्ट लेने की स्ट्रेटेजी फिर से चेंज होगी आज। तो 1 बाय 1 एक एक बच्चों को यहां बुलाया जाएगा और सवाल पूछे जाएंगे 5, तो 5 या 6 सवाल, तो उसमें से 60% 5 पूछे तो 5 में से 3 सवाल का जवाब देने हैं, नहीं तो वो फेल मान जाएगा, फिर बैठ के याद करेगा। तो इसलिए ध्यान से देखना, वो थ्योरेटिकल भी हो सकता है और क्वेश्चन बेस भी हो सकता है, जो हमने अब तक पढ़ा किसी के भी बेस पर हो सकता है, डिपेंड करेगा स्टूडेंट टू स्टूडेंट। तो इसे ध्यान से सुनना है। आज का वही सेम आएगा 60%, बाकी का 40%।
इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट सर्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसको जो इंपॉर्टेंट होगा उसको अंडरलाइन करूंगा, बाकी चीजें पढ़ूंगा सारी, रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट्स इन आवर डाइट बट देयर डिफिशिएंसीज कॉज स्पेसिफिक डिसीज। कंपाउंड्स आर कॉल्ड विटामिन, यानी हमारी बॉडी के लिए बहुत कम इसकी जरूरत पड़ती है, लेकिन इनकी कमी के कारण कोई बीमारियां हो जाती हैं। मोस्ट ऑफ विटामिन कैन नॉट बी सिंथेसिस इन आवर बॉडी, बहुत सारे विटामिन जो है, मैक्सिमम विटामिन बल्कि हमारी बॉडी में सिंथेसिस नहीं होते, बट प्लांट्स कैन सिंथेसिस, प्लांट जो है इसको सिंथेसाइज कर सकते हैं, बना सकते हैं। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम, लगभग सारे, सो दैट आर कंसिडर एज एसेंशियल फूड फैक्टर, इसलिए वो एसेंशियल हो जाते हैं हमारी खाने के लिए कि हमें उनके ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। हाउएवर द बैक्टीरिया ऑफ द गट, जो हमारे गट में बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि ई कोलाई, हमारे गट में जो रहता है एक नाम होता है ई कोलाई, तो गट में आर प्रोड्यूस सम ऑफ द विटामिन रिक्वायर्ड बाय अस, कुछ वो विटामिन प्रोड्यूस करता है, जैसे कि विटामिन बी का वो प्रोडक्शन करता है बाय अस। ऑल दी विटामिन आर जनरली अवेलेबल इन आवर डाइट, डाइट में अवेलेबल है। डिफरेंट विटामिन बिलोंग्स टू वेरियस केमिकल क्लासेस, अलग अलग क्लासेस होती है इनकी। इट इज डिफिकल्ट टू डिफाइन देम ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, दे आर जनरली रिगार्डेड एज, यहां से याद रखना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिक्वायर्ड, डेफिनेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड रिक्वायर्ड इन दी डाइट in small amounts to perform specific biological functions for normal maintenance of optimum growth, maximum growth के लिए, and health of the organism। क्या कहलाते हैं ये? विटामिन्स कहलाते हैं। विटामिन्स आर डेजिग्नेटेड बाय अल्फाबेटिकल्स A B C D, इस तरह से हम लोग बताते हैं। और आपको याद रखना है, एक्सेस ऑफ विटामिन इज ऑल्सो हार्मफुल, ज्यादा विटामिन खाने पर भी क्या होगा, हमारे लिए हेल्थ के लिए बेनिफिशियल नहीं है। विटामिन पिल्स शुड नॉट बी टेकन विदाउट द एडवाइस ऑफ डॉक्टर। और द टर्म विटामिन कहां से आया है? कॉइन्ड फ्रॉम द वर्ड वाइटल प्लस अमाइन, वाइटल प्लस अमाइन से आया है विटामिन। तो मेन जो चीजें थी मैंने वही बताई है, वही डेफिनेशन याद रखनी है, बस नोट कर लेंगे इसको। विटामिन को क्लासिफाइड किया जाता है दो कैटेगरी में, एक है फैट सोल्यूबल विटामिन और एक है वाटर सोल्यूबल विटामिन। विटामिन विच आर सोल्यूबल इन फैट एंड ऑयल्स बट इनसोल्यूबल इन वाटर। जैसा दिख रहा है नाम, फैट सोल्यूबल मतलब फैट में होंगे डिसॉल्व। कौन से हैं याद रखना है, ए डी ई के, एग्जैक्टली सारा याद करना है। इसके अलावा जो भी विटामिन बचे वो सारे कौन से हैं? वाटर सोल्यूबल। तो बी ग्रुप विटामिन एंड विटामिन सी, बेसिकली यही बचा। बी एक पूरा ग्रुप है, विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B12, तो नाम बचेगा भी, इसका हम नाम लिखेंगे। तो विटामिन बी जो है और विटामिन सी आर क्या होता है? सोल्यूबल इन वाटर। बस इतना याद रखना है, इन्हीं से मेन क्वेश्चन आएगा, यही आज का मेन टास्क है। ठीक है, देखेंगे जरा। विटामिन ए, नेम ऑफ विटामिन ए, किस बच्चे को पता है? विटामिन ए का नाम नहीं लिखा हुआ है, हाँ क्या नाम है? रेटिनॉल। बहुत बढ़िया, नाम याद रखना है, यहां पर नहीं लिखा है, हम लिखेंगे। ये है रेटिनॉल, नाम से आएगा। विटामिन जो मैं लिखवा रहा हूं वो याद करना है। वैसे ही विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल। सोर्स नहीं आएंगे, सोर्स आप बता ही लोगे, एक बार पढ़ना है सोर्स को। मैंने इससे कौन सी डिसीज होती है? तो विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल। जीरोप्थेल्मिया, क्या होती है जीरोप्थेल्मिया? ऐसे ही स्पेलिंग, एक भी आई और ओ में गलती हुई तो पूरा कटेगा, याद रखना। तो एग्जैक्टली स्पेलिंग याद रखनी है। हार्डनिंग ऑफ कॉर्निया, जो हमारी आई होता है, आई का जो ब्लैक स्पॉट है, यानी कि ये क्या है? कॉर्निया नाम होता है इसका। ये बहुत हार्ड हो जाता है, तो जब आप अपनी आईलिड को झपकाते हो, जब आप डाउन करते हो तो आपको पेन फील होता है, तो ये बीमारी को बोलते हैं जीरोप्थेल्मिया या नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन B1 का नाम याद रखना है थायमिन। कौन सी बीमारी होती है? बेरी बेरी। ये भी याद रखना है, बेरी बेरी का नाम क्या होता है? क्या मतलब है इसका? दे देते तो लॉस ऑफ एपेटाइट का मतलब भूख नहीं लगती है, और रिटार्डेड ग्रोथ यानी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। विटामिन B2 है राइबोफ्लेविन, नाम है क्लियोसिस। क्या होती है? फिशरिंग एट कॉर्निया।
कोर्निया के जो किनारे हैं और ऑफ कॉर्नर्स ऑफ माउथ एंड लिप्स, जो हमारे कॉर्नर्स होते हैं, ये वाले जो है ना, जो कॉर्नर्स है हमारे पास लिप्स के और माउथ के, वो जैसे आप देखो ड्राई हो जाता है सर्दियों में और फटने लगता है, उस बीमारी को बोलते हैं हम लोग क्लियोसिस। नेक्स्ट है डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, बर्निंग सेंसेशन ऑफ स्किन, और बर्निंग सेंसेशन लगता है किसके अंदर, स्किन में। विटामिन B6 जो कि है पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन का नाम है कॉन्वल्सन, ये भी डाइजेस्टिव डिसऑर्डर की ही बीमारी है जिसको नाम होता है कॉन्वल्सन। नेक्स्ट है विटामिन B12, B12 का नाम कौन बताएगा, विटामिन B12 नेम, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, साइनोकोबालामिन, याद रखना है, शॉर्ट में इसको बोलते हैं हम लोग, नाम याद रखना एक, कोबालामिन, साइनो के नाम से भी आता है साइनोकोबालामिन। पर्नीशियस एनीमिया यानी कि ब्लड का जो थक्का है वो नहीं जमता है, एनीमिया यानी कि ब्लड की कमी हो जाती है, जो जिस पेशेंट के अंदर होगा, आरबीसी डेफिशिएंट इन हीमोग्लोबिन, यानी कि हीमोग्लोबिन जो है वो कम होने लगता है। विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, स्कर्वी, ब्लीडिंग गम्स। विटामिन डी का नाम, विटामिन डी क्या नाम होता है विटामिन डी का, एस्कॉर्बिक तो विटामिन सी लिखा है, कैल्सीफेरोल, विटामिन डी नेम कैल्सीफेरोल, कैल्सी, मैं लिख रहा हूं इसको, कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल। नेक्स्ट चलते हैं, क्या होगा, रिकेट्स, बोन डिफॉर्मिटीज इन चिल्ड्रन, जो बोन्स हैं वो मुड़ जाती हैं, कैल्शियम निकल जाता है। और एडल्ट में क्या होगा, ज्यादा अगर होने लगे, ओस्टियोमेलेसिया, ओस्टियोमेलेसिया का मतलब है बोन में होल हो जाते हैं, बोन जो है वो खोखली टाइप होने लगती है, तो सॉफ्ट, दिखा ना साफ साफ, सॉफ्ट हो जाती है, एंड जॉइंट पेन इन एडल्ट्स। विटामिन ई नेम, दिस इज, याद रखेंगे, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्यूटी विटामिन के नाम से कई बार पूछा गया है, तो विटामिन ई को क्या बोलते हैं हम लोग, ब्यूटी विटामिन। इसका नाम है टोकोफेरोल, ये कैल्सीफेरोल, ये है टोकोफेरोल। विटामिन ए इंक्रीज फ्रेजिलिटी ऑफ आरबीसी, आरबीसी का जो साइज है, फ्रेजिलिटी जो है उसका साइज में डिफॉर्मिटीज लाती है, एंड मस्कुलर वीकनेस। नेक्स्ट है विटामिन के नेम, किसमें यूज होता है, विटामिन के ब्लड क्लोटिंग में काम आता है। विटामिन के का नाम है, ऐसी नाम याद रखना है आपको, इसका नाम है नेप्थोक्विनोन, नेप्थोक्विनोन्स, बहुत बढ़िया, नेप्थोक्विनोन्स। 15 मिनट दिए, वो ये टास्क है आज का, यहां तक का एक एक पॉइंट को याद करना। विटामिन B12 का नाम है कोबालामिन, पर्नीशिया, विटामिन सी का नाम लिखा बेटा स्कॉर्बिक एसिड, लिखा तो ये, जो एक और लिखेंगे 9th 10th वाला, B3 विटामिन, विटामिन B3 का नाम है, विटामिन B3 का नाम है नियासिन, और डिसीज जो होती है वो है पेलेग्रा, पेलेग्रा को बोलते हैं हम लोग, इसका मतलब है स्किन रैश, डायरिया इसमें आता है, स्किन रैश में याद रखना इसको। हाँ जी, कॉन्वल्सन का मतलब है डाइजेस्टिव डिसऑर्डर। हम न्यूक्लिक एसिड पढ़ रहे हैं और ये लास्ट है इस चैप्टर का, और ये फिनिश हो जाएगा कल उसके साथ, कल कुछ के साथ ये जो है चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए बहुत सारा बायोलॉजी में इसको पढ़ भी रखा हो, थोड़ा सा देखना पड़ेगा।
एवरी जनरेशन, ध्यान से सुनेंगे, आवाज नहीं, एन ऑफ ईच एंड एवरी स्पीसीज रिस्पॉन्सिबल इट्स resembles resembles in many ways. How are these characteristics transmitted from one generation to the next? मतलब कुछ करेक्टर ऐसे हैं जो ट्रांसमिट होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन। क्या है? That nucleus of a living cell is responsible for this transmission of inherent character. इनहेरेंट कैरेक्टर उनको कहा जाता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं, और इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? न्यूक्लियस। ऑल्सो तो हमें ये ध्यान रखना है यहां से कि हेरिडिटी का पूछा जा सकता है, यहां तक आपको हेरिडिटी याद रखना पड़ेगा। द पार्टिकल्स इन न्यूक्लियस ऑफ द सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटी आर कॉल्ड, जो पार्टिकल ट्रांसफर होते हैं वो कहलाते हैं which are made up of, इसके बने हैं प्रोटीन्स एंड अनदर टाइप ऑफ मोलिक्यूल्स, जिसको क्या कहते हैं? न्यूक्लिक एसिड। दीज आर मेन टाइप, दो नेम याद रखना बिल्कुल ऐसे कैसे, डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। सिंस न्यूक्लिक एसिड्स आर लॉन्ग, इनकी लॉन्ग यानी कि है जिसको पॉलीमर है, किसके पॉलीमर है वो? न्यूक्लियोटाइड्स। सो दे आर आल्सो कॉल्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। किसको कहा जाता है? डीएनए और आरएनए को क्या कहते हैं हम लोग? अब इसमें देखो फटाफट से मैं नेक्स्ट खोल दूंगा। हाइड्रोलिसिस ऑफ डीएनए और आरएनए। अगर हम हाइड्रोलिसिस करें डीएनए और आरएनए का, यील्ड्स पेंटोस शुगर। अगर हम डीएनए को तोड़ दें, हाइड्रोलिसिस कर दें, तो उसमें से टूटेगी एक पेंटोस शुगर, एक एसिड और एक नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, जिसको क्या कहा जाता है? बेस। यानी कि अगर हम डीएनए मॉलिक्यूल को या आरएनए मॉलिक्यूल को तोड़ दें तो तीन चीजों से मिलकर बना हुआ है। एक है पेंटोस शुगर, दूसरा है फास्फोरिक एसिड और एक है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जिसका नाम है बेस, जो नाइट्रोजन से मिलकर बनी है। इन डीएनए मॉलिक्यूल दिस शुगर मोइटी इज, उसका नाम क्या है? बीटा डी 2 डिऑक्सी राइबोस। याद रखना है इसको। कौन सी है? बीटा डी, एग्जैक्टली ऐसी नाम, बीटा डी 2 डिऑक्सी राइबोस, जिसकी स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके की। देखेंगे ऐसी स्ट्रक्चर आपने बनाई थी, किसमें बनाई थी? लगभग फ्रक्टोज में सेम है। आप देखोगे बस ये आपको एक को याद रखना पड़ेगा, रट्टा मारना पड़ेगा। OH H, OH बदला तो फिर यहाँ H, यहाँ पर दोनों में सेम रहेंगे, वहां पर ऐसा नहीं था फ्रक्टोज में, याद होगा आपको। तो यहाँ पर दोनों में सेम है, H H है। लेकिन एक बात याद रखना, यहाँ पर एक बार मुझे इसको चेक करना पड़ेगा। हमारे पास सिर्फ चेंजेस जो है, हाँ ठीक है, हाँ राइबोस में यहाँ OH होता है, यहाँ पर H होता है, ठीक है। तो दोनों में यहाँ H है सेकंड पोजीशन पर, लेकिन थर्ड पोजीशन पे इसमें एक H है और एक OH, CH2OH H। अब इसको आप कंपैरिजन करो, ये किसका है? राइबोस यानी कि आरएनए का। पहले वाले में OH H सेम है, यहां पर देखो थर्ड पोजीशन पर सेम है, और आप फोर्थ पोजीशन देखो सेम है, सिर्फ यहां पर H है और यहां पर दोनों में H है। बस इतना याद रखना, ये है बीटा डी 2 डिऑक्सी राइबोस और ये है आरएनए की बीटा डी राइबोस। एग्जैक्टली याद रखना है इसको। नेक्स्ट देखेंगे, डीएनए कंटेन, आपने बताया डीएनए और आरएनए के पास कितनी चीजें आपके पास है? डीएनए आरएनए के पास 3 चीजें हैं। एक है नाइट्रोजन बेस, एक है फॉस्फोरिक एसिड और एक है पेंटोस शुगर। तो क्या पेंटोस शुगर तो बता दी, कौन सी थी डीएनए में? बीटा डी डीऑक्सी राइबोस, और आरएनए में कौन सी थी? बीटा डी राइबोस शुगर है। शुगर के बारे में तो बता चुका। अब वो कह रहा है 5 कैसे थी, आपने ये भी देख लिया होगा। पेंटोस है, कैसे पता चला? 1 2 3 4 5 कार्बन है, इसलिए वो पेंटोस है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि देखो बेस के बारे में देखो, डीएनए कंटेन 4 बेस। कितने बेस उसके पास? 4 बेस। कौन कौन से याद रखने हैं? एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन, 4 बेस है उसके पास। आरएनए के पास भी 4 बेस हैं, सिर्फ एक बेस में अंतर है। किसमें अंतर है?
तो कह रहा है कि यूरेसिल जो डीएनए के बाकी सेम होते हैं, लेकिन फोर्थ जो है थाइमिन जो है, थाइमिन की जगह क्या होता है? यूरेसिल। तो आरएनए में 4 होते हैं, कौन कौन से? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। सामने देखेंगे, हमें 2 चीजें पूछी जाती हैं जो बायोलॉजी वाले बच्चे वो जानते होंगे। पहला चीज, व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड? मैं ऐसे ही पूछूंगा क्या है न्यूक्लियोसाइड। दूसरा, व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड? ध्यान से समझना इसको, क्या कह रहा है? ए यूनिट फॉर्म्ड बाय अटैचमेंट ऑफ, क्या लगेगा? बेस। बेस कौन से लगेंगे भाई? डीएनए में 4 बेस पढ़े आपने, और आरएनए में भी आपने 4 बेस पढ़े। उन बेस की पहली पोजीशन 1 डैश, याद रखना 1 डैश पोजीशन से क्या लगेगा? शुगर इज नोन एज। अगर बेस और शुगर, शुगर कौन सी? चीनी। लगता मारो खींच के, चीनी खा रहे हैं आप, चीनी खाने बैठे यहाँ पे। कौन सी अभी पड़ गया? कौन सी शुगर? पेंटोस शुगर। डीएनए में कौन सी शुगर? बीटा डी डीऑक्सी राइबोस। और आरएनए में बीटा डी राइबोस। वो शुगर लगे अगर किसके साथ? बेस के साथ। किसी बेस के साथ, या तो एडेनिन लग सकता है, या ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, या अगर आरएनए तो यूरेसिल। उनके साथ अगर लगता है तो वो कहलाएगा न्यूक्लियोसाइड। क्या कहलाएगा वो? न्यूक्लियोसाइड। तो यानी कि सिंपल लैंग्वेज में कि बेस और शुगर जब अटैचमेंट होती है तो वो न्यूक्लियोसाइड चेन बनती है। अब आगे कह रहा है इन न्यूक्लियोसाइड्स द शुगर कार्बन आर नंबर्ड। शुगर के जो कार्बन के नंबर है कैसे डाले जाते हैं? 1 डैश, क्योंकि बेस को आपने नंबर दे दिया मेन। तो अब आप जो शुगर को नंबर डालोगे वो डालोगे 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश एक्सेट्रा ऐसे। जैसे कि ये कौन सी किसकी शुगर है? ये राइबोस है कि डीऑक्सी राइबोस है? ये कौन सी है? राइबोस, क्योंकि एच नहीं है। देख रहे हो ना यहाँ पर एच नहीं है। अब देखो यहाँ पर कि यहाँ पर इसने कहा कि जो ये शुगर होगी वो नाम 1 डैश डालोगे। पहले हमने जो डाल रखा था 1 2 3 डाल रखा था, तो अब आपने डाला 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, और इसके 1 डैश पोजीशन से बेस अटैच हो जाएगा। बेस की स्ट्रक्चर हमने क्यों नहीं लिखी यहाँ पर? क्योंकि बेस की स्ट्रक्चर अभी आपने याद नहीं की है, ये अटैचमेंट करानी पड़ेगी ना। तो आपको सिर्फ यहाँ पर अभी 1 डैश पोजीशन से क्या कराना आपको? बेस। तो ये स्ट्रक्चर किसकी है? ये किसकी है? न्यूक्लियोसाइड्स की। तो जब आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड, तो आप ये लिखोगे कि ये पूरा एक्सआई ए यूनिट फॉर्म्ड बाय अटैचमेंट ऑफ बेस टू 1 डैश पोजीशन ऑफ शुगर इज नोन एज न्यूक्लियोसाइड। और आप ये डायग्राम भी बनाओगे, तब नंबर माना जाएगा कि 2 नंबर आपको मिले हैं। आगे चलेंगे। इन ऑर्डर टू डिस्टिंग्विश द बेस, आगे यहां से व्हेन न्यूक्लियोसाइड इज लिंक्ड, कि अगर न्यूक्लियोसाइड कौन सा हुआ था साहब? एक तो शुगर और एक बेस। तो शुगर और बेस जब मिले थे क्या बनाया था? न्यूक्लियोसाइड। तो शुगर और बेस के साथ अगर फॉस्फोरिक एसिड भी लग जाए, लेकिन फॉस्फोरिक एसिड कौन सी पोजीशन में लगेगा? 5 डैश पोजीशन पर। तो 1 डैश पोजीशन से लगा था बेस, और 5 डैश पोजीशन देखो यहाँ पर क्या है? CH2OH है। तो यहाँ देखो CH2, और जो आपके पास रहा फॉस्फोरिक एसिड क्या होता है आपके पास दिख रहा है ना आपको? PO4 -2। तो आपको दिख रहा है PO4, देखो दिख रहा है ना 4। तो यहाँ से ऑक्सीजन जो है, यहाँ से माइनस जो है निकल गया, H निकल गया, तो -2 यहाँ पर दिख रहा है आपको। ये 5 डैश पोजीशन से लग गया PO4। तो ये स्ट्रक्चर किसकी हुई? क्या कहलाएगा? ये न्यूक्लियोटाइड। और ये न्यूक्लियोटाइड में ये स्ट्रक्चर आपको पूरी बनानी पड़ेगी। आगे चलते हैं। न्यूक्लियोसाइड्स अभी लिखेंगे, न्यूक्लियोसाइड्स अलग से, न्यूक्लियोटाइड अलग से, और स्ट्रक्चर बनाएंगे। आगे देखेंगे। न्यूक्लियोसाइड्स आर ज्वाइंड टुगेदर। अगर न्यूक्लियोसाइड की यूनिट जोड़नी है, एक थोड़ी है, हमने अभी बात करी थी पॉलीन्यूक्लियोसाइड्स हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हैं, पॉलीन्यूक्लियोसाइड्स और पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हैं। डीएनए तो एक थोड़ी मिलकर बना है। तो बहुत सारी जो यूनिट है, तो कह रहा है जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है मेनली डीएनए जो है कंप्लीट जो बनेगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बनेगा। तो ये न्यूक्लियोटाइड्स की एक चेन दूसरे के साथ जुड़ेगी, दूसरी तीसरे के साथ जुड़ेगी, ऐसे जुड़ती जाएगी। तो ज्वाइन कैसे होगी? जैसे कि आपने 2 मोनोसैकेराइड जोड़े थे, क्या बनाया था? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। जैसे आपने, आपको याद होगा, 2 अमीनो एसिड जोड़े थे, पेप्टाइड लिंकेज। ऐसे वो कह रहा है जब आप 2 न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ोगे कौन सा बॉन्ड बनेगा? फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। कौन सा बॉन्ड बनेगा? ये। इनमें से कोई एक आता है, जनरली होता है ये, एक सेट में ग्लाइकोसाइडिक, एक सेट में फॉस्फोडाइस्टर, और एक में पेप्टाइड लिंकेज। इस तरीके से ताकि सारी चीजें पता चल जाए बच्चे को। बिटवीन किसके बीच में बनेगा? 5 डैश और 3 डैश।
लगा था 1 डैश से और 5 डैश से, लेकिन जब अब दूसरी चेन बन रही होगी तो वो 5 डैश और 3 डैश से लगेगी कार्बन की। अभी दिखाएंगे इसको, एटम्स ऑफ द पेंटोस शुगर। अब इसका फॉर्मेशन दिखाएंगे। तो ये है आपका फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, नोट करेंगे इसको। उसके बाद हमें थोड़ा सा न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड के बारे में और पढ़ना है, तो थोड़ा सा और क्लियरिटी करनी है, क्योंकि डायग्राम हमें देखना है, इसको बनाना है, और कैसे बनेगा ये भी देखते हैं हम लोग। देखिए, हमने बात करी थी न्यूक्लियोसाइड, जो डीएनए और आरएनए मॉलिक्यूल्स हैं वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं, और जो न्यूक्लियोटाइड है वो बनते हैं न्यूक्लियोसाइड से। न्यूक्लियोसाइड क्या थे, हमने बात करी थी पेंटोस शुगर और नाइट्रोजन बेस। तो शुगर और बेस, ये रहा शुगर और बेस, ये चेन क्या कहला रही है आपकी, न्यूक्लियोसाइड। अगर इसके अंदर फॉस्फेट और जोड़ दिया, फॉस्फोरिक एसिड है लेकिन जब जुड़ेगा तो फॉस्फेट बन जाएगा, क्योंकि उस पर -2 चार्ज थे, जिस पर -2 चार्ज है इसलिए हमने फॉस्फेट बोला। तो ये क्या बन गया, न्यूक्लियो, एक न्यूक्लियोटाइड, ये देखो दूसरा न्यूक्लियोटाइड, और ये कितने न्यूक्लियोटाइड जुड़ रहे हैं, N। तो ये है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो ऐसे हमने N लगाया, N का मतलब है नंबर्स हैं, यानी कि नंबर 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, कितने भी नंबर हो सकते हैं, तब ये पूरा एक मॉलिक्यूल बनाएंगे। मॉलिक्यूल कैसे बनेगा, जैसे ये बना रखा है, डीएनए का याद करना है कैसे। आपको बहुत ज्यादा इसमें रेक्टिफिकेशन नहीं करना है, सिंपल सा, कोई ऐसा इशू नहीं है, आप सिंपल सिंगल स्टैंड का ऐसे बनाओ। इतना ज्यादा हमें कलाकारी नहीं दिखानी, इसके अंदर आर्ट नहीं दिखानी है, आपको सिर्फ इससे मतलब है। दूसरा आपको याद रखना है, ये अगर ये 5 स्ट्रैंड है, ये इसके स्ट्रैंड होती है, 2 स्ट्रैंड से मिलकर बना होता है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। अगर ये 5 स्ट्रैंड है तो ये 3 स्ट्रैंड होगी, और जो 5 स्ट्रैंड आपने ली है लास्ट वाली, वो हो जाएगी आपकी 3 स्ट्रैंड, और ये हो जाएगी आपकी 5। अब दूसरा क्या याद रखना है आपको, इसमें याद रखना है कि जो गुआनिन जुड़ा है, किसके साथ जुड़ेगा गुआनिन, साइटोसिन के साथ, याद रखना है इस बात को। और जो एडेनिन है वो जुड़ता है साहब थाइमिन के साथ। क्या बोला मैंने, ये चीज याद रखने, ये पूछ जाएंगी। मैंने बोला गुआनिन जुड़ेगा साइटोसिन के साथ और एडेनिन जुड़ेगा। अब आप बदलते रहो, साइटोसिन गुआनिन, फिर आपने साइटोसिन गुआनिन यहां पे दिखा दिया, आपने दिखा दिया। एक चीज और ध्यान रखनी है कि गुआनिन साइटोसिन के साथ 3 बॉन्ड बनाएगा, ये याद रखना है। दूसरा, एडेनिन थाइमिन के साथ हमेशा डबल बॉन्ड बनाएगा। सिंपल है, पढ़ रखा होगा पहले से भी आपने, 10th में पढ़ा हुआ है हमने। फिर आगे देखते हैं इसको, ये न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड जब आप बनाओगे, कल हमने जब बात करी थी, तो आज जब क्वेश्चन आएगा, क्योंकि आज चैप्टर का हमें पूरा बढ़िया से क्वेश्चन के साथ कंप्लीट करना है, तो आज के जो रूल्स है वो चेंज करेंगे और बताएंगे आपको क्या चीजें हैं और किस तरह से हमें चेक करना है, क्योंकि आज हर बच्चे को एक एक शब्द रटवा के इसका भेजना है, क्वेश्चन के साथ, केस स्टडी के साथ, ऐसा रिजन के साथ, क्योंकि उसके बाद हमें नया चैप्टर स्टार्ट करना है। और 10 जो हमारे पास रिवीजन चैप्टर था 10, उनमें से एक हमारे पास हो गया फिनिश। तो अब ये चैप्टर डेली चलता रहेगा, जैसे चल रहे थे हम लोग 60-40 का रेशो। नया चैप्टर जब हम स्टार्ट करेंगे, अब उसको लेंगे 60, और जो पुराने हैं वो लेंगे 40। तो अब ये जो चैप्टर है आज, अगर कोई बच्चा याद नहीं कर पाया तो अब वो सीधा बोर्ड में देखेगा, इसके बाद टाइम ही नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको 9 चैप्टर हमें कवर करवाने हैं। तो ये आपको ऐसे याद करना है कि जाने की जल्दी की वजह से नहीं, कि मैं सुनाया और मैं जाके चला गया और फिर को गया, आप उठा नहीं पाओगे उसको, और मैं नहीं करवा पाऊंगा इसको रिवाइज। तो आज इस तरह से करना है कि अब आप बोर्ड के पेपर में जो छुट्टियां हैं तभी उठाया देखा जाएगा ये, इसके बाद हमारे पास समय ही नहीं होगा, टाइम ही नहीं होगा। तो इस तरह से याद करना है कि हाँ ठीक है, एक चैप्टर हमारा बोर्ड के हिसाब से प्रिपेयर्ड हो गया। 7 नंबर चैप्टर है, अगर नहीं आ पाए किसी बच्चे के तो एटलीस्ट 5 नंबर कटे नहीं, क्योंकि थ्योरेटिकल है, इसमें जितने कटेंगे आपको मालूम है, बाकी चैप्टर पढ़ के आ चुके हो, कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हो जाती है, तो इसलिए इस चैप्टर को इस तरह से हमें याद करना है क्वेश्चन के साथ। तो जब आप बनाओगे न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड, एग्जाम में आया 2 नंबर का, तो कल न्यूक्लियोसाइड की डेफिनेशन आपने लिखी थी, फिर न्यूक्लियोटाइड की डेफिनेशन लिखी थी, उनकी स्ट्रक्चर बनाई थी। तो जब आप बनाओगे तो आप ये भी दिखाओगे ये क्या है, पूरी न्यूक्लियोटाइड की चेन है, आप ये भी पूरा ये जो है ये बना के वहां पर दिखाओगे। अगर डीएनए के बारे में पूछा, सपोज कि व्हाट इज डीएनए, 2 नंबर का आ गया, तो डीएनए में पहले आप शुगर के बारे में एक्सप्लेन करोगे। लेंथी आपको मतलब नहीं है लेंथी से, तुम्हें जितना पता है, जितना आता है उतना लिख के आना है, आपको थोड़ी पता है कि बोर्ड के हिसाब से कितना लिखना है।
तो बोर्ड में लिखने के लिए पहले आपको शुगर बतानी है, शुगर के स्ट्रक्चर बनवाए थे हमने, डीऑक्सीराइबोस की भी और राइबोस की भी। फिर उसके बाद में आप न्यूक्लियोसाइड बताओगे, न्यूक्लियोटाइड बताओगे, फिर थोड़ा बेस के बारे में बताओगे, फिर उनके बाद बताओगे आप ये इस तरीके से जुड़ता है, ये वाली स्ट्रक्चर, फिर ये बनाओगे फाइनली, तब जाके मिलेंगे आपको 2 से 3 नंबर। और अगर 3 नंबर का आ गया तो आप फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को भी उसके अंदर ऐड करोगे। हालांकि ऐसा सिंपल क्वेश्चन आप नहीं पूछेगा, कोई भी नहीं पूछ रहा है। आगे देखते हैं इसके अंदर और क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन द चेन ऑफ ए न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर। क्या कहलाती है ये? न्यूक्लिक एसिड हैव ए सेकेंडरी स्ट्रक्चर आल्सो, न्यूक्लिक एसिड की सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी है, यानी कि जो हमने एक पढ़ी न्यूक्लियोटाइड की वो एक स्ट्रक्चर है, एक स्ट्रैंड है मतलब। लेकिन जो जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक था, इन्होंने डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स स्ट्रक्चर को दिया था, बताया था किसके बारे में? डीएनए। और इनको नोबेल प्राइज भी मिला था इस बारे में, आपने पढ़ा भी होगा बायोलॉजी में। 2 न्यूक्लिक एसिड चेन्स आर, 2 न्यूक्लिक एसिड जो है वो आपस में कॉइल्ड होती हैं, हेल्ड टुगेदर। किसके साथ जुड़ती है? बस इतना याद रखना जो मैं बता रहा हूं आपको, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ती हैं। बिटवीन बेस पेयर, जो आपस में बेस करेंगे, पेयरिंग करेंगे, वो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ेंगी। The 2 strands are complementary, जैसे कि 5 डिग्री 5 डैश है, दूसरी 3 डैश है, टू ईच अदर, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से, बट दैट्स इट। नेक्स्ट हमें याद रखना, बॉन्ड मैंने बता दिए कि आपका ग्वानिन के साथ लगेगा 3 बॉन्ड साइटोसिन, और एडेनिन बनाएगा 2 बॉन्ड थाइमिन के साथ। ये आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ना है। इन सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए के बारे में इससे क्वेश्चन आया हुआ है। सिंगल स्टैंडर्ड हेलिक्स इज प्रेजेंट, एक ही हेलिक्स होता है इसका, जैसे डबल हेलिक्स है। किसके डबल हेलिक्स है ये? डबल हेलिक्स किसके हैं? हाँ, डीएनए के। लेकिन आरएनए का क्या है? सिंगल एक हेलिक्स है प्रेजेंट, विच समटाइम्स फोल्ड्स बैक टू इटसेल्फ, ऑन अपने आप ही फोल्ड्स बैक, यानी कि दोबारा से रीजनरेशन जो है प्रोटीन का करता है, जिसकी वजह से वो फोल्ड्स बैक हो जाता है, यानी कि बैक चला जाता है अपना इनिशियल स्टेट पर। आर ऑफ 3 टाइप का है, मेन यही है। एक है mRNA, जिसको बोलते हैं हम लोग मैसेंजर आरएनए। दूसरा है rRNA, इसको बोलते हैं हम लोग राइबोसोमल आरएनए। एक है tRNA, जिसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसफर आरएनए। मैं इसके फंक्शन भी लिखवाऊंगा, mRNA क्या, सबको नहीं लिखवाऊंगा, कुछ बच्चों को लिखवाएंगे, और आज ही लिखवाएंगे इसके क्या फंक्शन आ सकते हैं, अगर आने का चांसेस हुआ तो। आपको जो नोट करना वो नोट कर लो, फिर मैं नेक्स्ट कर दूंगा इसको। नेक्स्ट है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। अब ध्यान से सुनेंगे, जैसे मैंने बताया था कि एक बॉन्ड, आपने 3 टाइप के बॉन्ड पढ़े थे, लिंकेज जो पढ़े थे आपने, एक ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, एक पेप्टाइड लिंकेज, और एक फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज या बॉन्ड। तो उन लिंकेज में से कोई एक आता है। ऐसा ही हमारे पास 3 स्ट्रक्चर में से कोई एक आती है, होता ही है जनरली। एक सेट में कोई और सी मिलेगी, एक में एक मिलेगी, और एक में दूसरी मिलेगी, 3 सेट में मिलेगी। एक है तुम्हारे पास जो हमने पढ़ा था, ग्लोब्यूलर प्रोटीन और फाइब्रस प्रोटीन, उनमें से, या अल्फा हेलिक्स या बीटा प्लेटेड शीट में से, या डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, या ये वाला है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इनमें से एक पक्का आपको मिला, 100% मिलेगा। पॉसिबल नहीं है कि नहीं मिले, कोई एक साथ मिलेगा, कोई एक। अल्फा हेलिक्स और जो मैंने बताया ग्लोबुलर, वो एक ही पार्ट है, इसलिए हमने 3 गिने टोटल। देखते हैं इसको, देखो ये किस काम में आता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती क्या है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है बेसिकली, बहुत सारे साइंसेस में यूज कर रहे हैं इसको, क्रिमिनल साइकोलॉजी और क्रिमिनल केसेस के लिए जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन है वो इसको इस्तेमाल कर रही है अब आजकल। होता क्या है, जो क्रिमिनल्स होते हैं, जो क्राइम करते हैं, पहले फिंगरप्रिंट लिए आते थे। फिंगरप्रिंट भी अपने आप में एक यूनिक है। क्या आपने देखा होगा, फिंगर की टिप्स पे जो आपके पास ये प्रिंट होते हैं उसको कहते हैं फिंगरप्रिंटिंग। अब ये अपने आप में यूनिक है। अब अगर हर बच्चा देखेगा, आपको बहुत पहले ट्रेंड भी था कि बच्चों के इसको छाप को ऐसे लगाते थे और इसको प्रिंट करवा के रख लेते थे, क्योंकि वो यूनिक होता है, हर का किसी का भी मैच नहीं करता है। लेकिन क्या होता है कि कुछ जो क्रिमिनल्स होते हैं, क्राइम करने के बाद इसको अल्टर्ड करा सकते हैं, यानी कि इसकी सर्जरी करा सकते हैं। तो जिसने ऐसे किया, बहुत सारे केसेस में ऐसा पाया गया, जो मर्डर्स के केसेस थे और बहुत सारे जो क्राइम के केसेस थे, उन क्रिमिनल्स ने अपनी उंगलियां ही कटवा ली बचने के लिए। तो इसको क्या कर लिया, अल्टर्ड कर लिया।
तो ये जो है वो अल्टर किया जा सकता है। तो इसके एवरेज में फिर लेके आया गया डीएनए। अब बेसिकली क्या किया जाता है, एक लेबोरेटरीज हैं जितनी भी मेट्रो सिटीज हैं, और पुलिस धीरे धीरे जो है इंडिया में इसको डेवलप कर रही है, बाकी कंट्रीज में डेवलप हो चुका है जो यूरोपियन कंट्रीज हैं। अब हर क्रिमिनल का डीएनए सैंपल लिया जाता है और उसकी डीएनए सीक्वेंसिंग की जाती है और उसको डीएनए मैपिंग को उस कंप्यूटर में फीड कर दिया जाता है। अब अगर कोई भी क्राइम होगा तो वहां पर जैसे कि कोई भी डीएनए का पार्टिकल को छुटा, कैसे हो सकता है, स्किन की वजह से हो सकता है इसका, क्योंकि डीएनए सब में है, उसके हेयर में भी डीएनए होगा, ब्लड की एक ड्रॉप में भी डीएनए होगा, हर चीज में डीएनए से, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी जो है वो इसी पर बेस्ड है, स्ट्रक्चरल। तो अब वो उसको डाल के देखते हैं कि मैक्सिमम चांसेस हो जाते हैं कि जो पहले के रिकॉर्ड्स हैं उनके साथ किसी के साथ मैच हो जाए, तो ये आइडेंटिफाइड होगा और कि ये जो क्राइम है उसने किया है, वो पहले वहां पर रिकॉर्ड था, वो इससे बच नहीं सकता। और कोई भी क्रिमिनल अपने डीएनए सीक्वेंस को हटवा नहीं सकता, अल्टर नहीं कर सकता, कोई भी ऐसा प्रोसेस है नहीं। भैया हर सेल में डीएनए है, कितनी सेल निकलवा के बाहर रखवाएगा अपनी, तो डीएनए का म्यूटेशन वो कर ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट सी है। दूसरा, आपने देखा भी होगा, जितने भी आपने कुछ मूवीज को देखा होगा, कुछ मूवीज में या कुछ वेब सीरीज में देखा होगा कि बहुत लोगों का जो आग से जल जाते हैं, कोई एक्सीडेंटली हो गया जिसका ब्रूटली, और उसका फेस जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा कि वहां कहां से लापता हुआ था, लापता की रिपोर्ट बहुत सारी है, लेकिन वो असल में उन्हीं के घर का है कि नहीं है। तो वो क्या करते हैं, बेसिकली डीएनए मैच करते हैं कि उसका जो डेड बॉडीज हैं उनके परिवार का, जहां से वो लापता हुआ था, बहुत सारे लापता हुए होंगे, तो अगर उनके पेरेंट्स, फादर या मदर से किसी से जुड़ जाता है, मिल जाता है, क्योंकि मिलेगा डीएनए, तो इस तरह से आइडेंटिफाइड हो जाता है हाँ जो बॉडीज है या जो चीजें हैं वो उसी के परिवार से ताल्लुक रखती हैं। तो इन चीजों में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यूज की जाती है। ये बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है और करंटली जो है बहुत ज्यादा इसके स्कोप है। अब पढ़ते हैं इसको। इट इज नोन दैट, एक एक लाइन याद करनी है इसकी, रट्टा मारना एक एक लाइन का साहब, और ऐसे ही चाहिए जैसे लिखा है। इट इज नोन दैट, इसलिए सुनना है ध्यान से, एवरी इंडिविजुअल्स, हर एक, हैज यूनिक फिंगरप्रिंट्स। मैंने बताया उसके पास यूनिक फिंगरप्रिंट है। अपनी जो फिंगर की टिप्स होती हैं वो को क्या बोलते हैं हम लोग, फिंगरप्रिंट। दीज अकर एट द टिप ऑफ द फिंगर, बता रहा है कि टिप पर होता है फिंगर्स की, एंड हैव बीन यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन फॉर ए लॉन्ग टाइम, और एक लंबे समय से आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज किए जा रहे हैं। बट दीज कैन बी अल्टर्ड बाय सर्जरी, लेकिन सर्जरी से इनको रिमूव किया जा सकता है। ए सीक्वेंस, अब यहां से स्टार्ट होता है आपका, यहां से ए सीक्वेंस ऑफ बेस, बेस का लगना, बेस लग रहा था ना, आपने देखा था साइटोसिन किससे जुड़ रहा था, ग्वानिन से, और थाइमिन किससे जुड़ रहा था, और ये सीक्वेंस है कि किसके बाद क्या लगेगा, पहले ग्वानिन आएगा, साइटोसिन आएगा, साइटोसिन आएगा, ग्वानिन आएगा, ये कोई नहीं बता सकता। ये सीक्वेंसिंग है बर्थ के समय पे, जब आपके बेसिकली फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो हो रहा होता है, क्रोमोसोम्स जो हैं वो एक्सचेंज हो रहे होते हैं, तो ये तब बनते हैं बेस। तो सबका बेस का लगने का पैटर्न हर एक इंसान का अलग होगा, बस वो मैच कर सकता है क्योंकि वो कहां से आया है, पैटर्नल से, यानी कि पुराने पूर्वजों से आया है, वहां से मैच करेगा। तो ये बेस के लगने का पैटर्न कहां पर, डीएनए इज ऑल्सो ए यूनिक, ये भी अपने आप में एक यूनिक है फॉर ए पर्सन, एंड इंफॉर्मेशन, और इसके रिगार्डिंग जो इंफॉर्मेशन मिलेगी वो क्या कहलाती है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहलाती है। अब इट इज द सेम फॉर एवरी सेल, ये हर सेल में सेम होगी, एंड कैन नॉट बी अल्टर्ड, और इसको अल्टर्ड भी नहीं किया जा सकता एनी नॉन ट्रीटमेंट, ऐसा कोई अभी तक ट्रीटमेंट बना ही नहीं जिसके थ्रू इसको चेंज किया जा सके। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज नाउ यूज, क्या यूज हो रहा है, बाकी जितने बच्चे हैं वो सारा याद करेंगे 4 के 4, और जो बच्चा सिर्फ पास होने के लिए कर रहा है वो कम से कम 2 याद करेगा, कोई भी 2, कम से कम 2 याद करेगा, ये पूरा पूरा चाहिए, और 2 इसके साथ में इसकी एप्लीकेशन चाहिए, बाकी आपको चारों करनी है। इन फोरेंसिक लेबोरेटरीज, फोरेंसिक आपने देखा होगा, और जहां क्राइम होता है आपने सीआरटी में देखा होगा यार, वो तुरंत में भागे चले जाते हैं और वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, और फोरेंसिक साइंस है, और आप लोग कर सकते हो, आप बहुत कम लोगों को पता होता है, फोरेंसिक साइंस आप कर सकते हो। इसके 12th के बाद फोरेंसिक साइंस का यहाँ पर डिप्लोमेस भी होते हैं इंडिया में, और इसके कोर्सेज भी होते हैं, तो आप डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हो, लेकिन एडमिशन वही लेगा गवर्नमेंट कॉलेजेस ही हैं, तो ऑब्वियसली एंट्रेंस क्रैक करना पड़ेगा, ऐसा नहीं डायरेक्टली जाके भैया कि ले मेरा एडमिशन दे दो 40% पे, ऐसा नहीं मिलेगा। तो भैया उसके लिए करना पड़ेगा आपको, सीआरटी बनने की कोशिश कर रहा है अपने आप में कोई, और वो बोला कि पास हो जाऊं बस किस तरह, ठीक है। तो इन फोरेंसिक लेबोरेटरी फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ
क्रिमिनल्स के लिए। टू डिटरमाइन पैटर्निटी ऑफ इंडिविजुअल, कि भैया कि अपने पेरेंट्स से मैच कर सकता है कि वो अपने पूर्वजों से कहां से आए हैं, ये हम मैच कर सकते हैं, बता सकते हैं ये कहां से जनरेशन हुआ। इवन आपका डीएनए ये भी मैच करा जा सकता है कि किस कंट्री से आया है। इसके बेस पे तो बोलते हैं कि भैया अपना डीएनए चेक कराओ कि कहां से आपके पूर्वज आए हुए हैं, तो इससे पता चल जाता है कि सीक्वेंसिंग से पता चल जाएगा, क्योंकि पहले ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, अब ये टेक्नोलॉजी है, तो आपका ये भी पता चल जाएगा कि कोई कहीं से आया हुआ है। टू आइडेंटिफाई द डेड बॉडीज को आइडेंटिफाई करने में इन एनी एक्सीडेंट बाय कंपेयरिंग द डीएनए ऑफ पेरेंट और चिल्ड्रन, भाई दोनों के मैच कर सकते हैं। टू आइडेंटिफाई रेशियल ग्रुप टू रीराइट बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कह रहा है तो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन हुआ है। आप देखते हैं इवोल्यूशन जो है आज का जो ह्यूमन है वो कोई 1-2 साल या 100 साल का अंतर नहीं है, वो कई हजार साल से कईयों साल से इवोल्यूशन पीढ़ी दर पीढ़ी होता गया, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर आज ह्यूमंस जो है वो इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी में पहुंचा है। तो हम ये पता कर सकते हैं रेशियल ग्रुप, उसके ग्रुप्स को चेक करके कि हाँ उसका इवोल्यूशन का पहला पैटर्न क्या था, पहला ह्यूमंस क्या था। इसी के बेस पे तो बताया जाता है कि सबसे पहले जो ह्यूमन आया होगा, जो सीरीज बताई गई है, पेकिंग मानव आया होगा, जावा मानव आया होगा, आपने पढ़ा होगा इसको, जावा ह्यूमंस आया होगा, पेकिंग है, नेंडरथल स्थल है, पढ़ना चाहिए भैया, इसको पढ़ा नहीं है। तो फिर आज का जो ह्यूमन है उसका नाम पढ़ेंगे हम लोग एक एक लाइन, जितने भी चैप्टर है सबकी एक एक लाइन, ताकि इससे एक भी एमसीक्यू आपका हटे नहीं। बायोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड क्या? डीएनए इज अ केमिकल बेस ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो गुण जाता है, करैक्टर जाता है, एलील जाता है, इनको क्या बोलते हैं हम लोग? हेरिडिटी। एंड मे बी रिगार्डेड एज द रिजर्व ऑफ जेनेटिकल, रिजर्व करता है जेनेटिकल इंफॉर्मेशन। डीएनए इज एक्सक्लूसिवली for maintaining the identity of different species of organism over कई हजार सालों से जितनी स्पीसीज हैं वो स्पीसीज का सही और विलुप्त हो गई, तो उनके भी डीएनए में की जाती है, आपने देखा भी होगा। लेकिन डायनासोर्स की डीएनए मैपिंग के थ्रू ही बताया गया है 1 लाख साल पहले, और वो अर्थ के इसमें रहते होंगे, वो अलग अलग कैटेगरी में बताई गई है, इसके बेसिस पर ही बताया गया है। एंड आइडेंटिटी डीएनए स्ट्रैंड्स आर ट्रांसफर टू डॉक्टर सेल्स। अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज प्रोटीन सिंथेसिस। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर्स है वो है प्रोटीन सिंथेसिस हमारी, और प्रोटीन की नीड हमें पड़ती है, आपको मालूम है, जितनी भी आपकी मसल्स हैं और सेल्स हैं और न्यूट्रिशन है, यानी कि ग्रोथ जो होती है हमारी बॉडी की, बेसिकली वो ग्रोथ 2 कारणों से होती है, एक तो कैटाबॉलिक रिएक्शंस और एक एनाबॉलिक, यानी एक सेल का किसी सेल्स का मिट जाना और जाना, कैटाबॉलिक एनाबॉलिक रिएक्शंस वो सब प्रोटीन पर डिपेंड करते हैं। एक्चुअली दी प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड बाय वेरियस आरएनए, सिर्फ मैक्सिमम आरएनए ही पार्टिसिपेट करता है, याद रखना। आरएनए के 3 पार्ट जो हमने करे थे वो 3 पार्ट ही बेसिकली प्रोटीन सिंथेसिस काम में आते हैं इन दिस सेल, बट द मैसेज ऑफ द सिंथेसिस ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोटीन इज प्रोटीन से क्वेश्चंस आएंगे, डेफिनेटली बता रहा हूं मैं आपको, और यही क्वेश्चन जो है वो अच्छा कर नहीं पाता जो एमसीक्यू की फॉर्म में बनेंगे, इसलिए पढ़ाया जा रहा है। प्रेजेंट डीएनए पर्टिकुलर प्रोटीन कौन सी बनेगी, पर्टिकुलर कौन सी चाहिए भाई, ऐसे थोड़ी आपने पढ़ी 20 टाइप की, आपने पढ़े 10 जो है बेसिकली आपने पढ़े एसेंशियल थे, और 10 जो है वो कैसे थे, नॉन एसेंशियल थे। तो बॉडी को कब किस प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है ये कौन बताएगा, आपका डीएनए पर रहेगा। आगे बढ़ हार्मोन्स क्या है? हार्मोन्स आर मॉलिक्यूल्स दैट एक्ट एज इंटरसेल्युलर मैसेंजर। कैसे होता है ये? These are produced by, याद रखना, एंडोक्राइन ग्लैंड। 2 टाइप की ग्लैंड हमारी बॉडी में होती है, एक होती है एंडोक्राइन और एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड। ये एंडोक्राइन ग्लैंड है इन दी बॉडी एंड और डायरेक्टली इन दी ब्लड स्ट्रीम, और हार्मोन डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में डाले जाते हैं। जो एंजाइम है वो जो है वो ब्लड स्ट्रीम में नहीं डाले जाते, पर्टिकुलरली ऑर्गन में डाले जाते हैं, ऑर्गन्स में आते हैं, सेल्स में आते हैं। तो वो जो होते हैं डक्ट होती है, इनके पास डक्ट नहीं होती, डक्ट मतलब कि ग्लैंड नहीं होती है, तो इसलिए ये एंडोक्राइन कहे जाते हैं। और हार्मोन्स और डायरेक्टली ब्लड में पोर्ड किए जाते हैं। आगे बढ़ेंगे, which transport them to the side of action, जहां पे एक्शंस की रिक्वायरमेंट होती है। In terms of chemical nature, some of these are, कुछ इसमें कौन है? स्टेरॉइड। कौन है स्टेरॉइड?
एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन एंड एंड्रोजन कैसा है ये? स्टेरॉइड है, याद रखना है इसको। जो पॉइंट में दिखा रहा हूं आपको, इसी से कुछ बनेगा तो पूरा रट्टा नहीं मानना कुछ भी, बस मेन चीज है इससे एक्सट्रैक्ट करनी है। सम आर पॉलीपेप्टाइड, कुछ पॉलीपेप्टाइड भी है। कौन है भैया पॉलीपेप्टाइड? इंसुलिन, हमारे पास इंसुलिन का जिक्र पहले भी आया था पॉलीपेप्टाइड में। एंड एंडोर्फिन एंड सम अदर आर अमीनो एसिड डेरिवेटिव, कुछ डेरिवेटिव्स हैं अमीनो एसिड्स के, मेनली पॉलीपेप्टाइड इंसुलिन है और एंडोर्फिन्स हैं। कुछ डेरिवेटिव है, कौन डेरिवेटिव है? जैसे कि एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन। कोई बताएगा बच्चा कि बायोलॉजी पढ़ी आपने, एपिनेफ्रिन किस काम में आता है? नॉर एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन किस काम में आते हैं? हार्मोन्स रेगुलेटरी फंक्शंस को एक्टिवेट करने के काम में आते हैं। जैसे कि सामने कोई तुम्हारे पास इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो उन हार्मोन को एक्टिवेट करते हैं, आपको एक्टिवेट कराते हैं कि ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, स्टिमुलेट करते हैं बेसिकली। आगे देखेंगे, हार्मोन्स हैव सेवरल फंक्शंस, कई फंक्शंस हैं। दे हेल्प टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी इन द बॉडी। द रोल ऑफ इंसुलिन, याद रखना है इंसुलिन का रोल सबको पता होना चाहिए और पता भी होगा, इन कीपिंग द ब्लड ग्लूकोज लेवल विद इन द नैरो लिमिट को करने में काम में आता है। ठीक है, इंसुलिन तो ग्लूकोज को मेंटेन करता है। एग्जाम्पल ऑफ दिस फंक्शन, इंसुलिन इज रिलीज्ड इन रिस्पांस टू रैपिड रेज इन ब्लड ग्लूकोज, जैसे ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा इंसुलिन सीक्रेट होगा। ऑन द अदर हैंड हार्मोन्स ग्लाइकोजन के उल्टा रिवर्स करता है। वो क्या कर रहा था बेटी? बेसिकली ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है कौन? इंसुलिन, और ग्लाइकोजन रिवर्स करता है, लिखा भी है इसके अंदर। इंक्रीज द ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड में बढ़ाता है। The two hormones together regulate glucose level। जब आपको ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है तो ग्लूकोज रिलीज किया जाएगा, और जब ग्लूकोज कम करने की जरूरत पड़ेगी तो इंसुलिन इसको क्या करेगा? मेंटेन करेगा। तो आपस में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन दो हार्मोन करते हैं, एक इंसुलिन और एक ग्लूकोज। तो दूसरा मीडिएट रिस्पांस टू एक्सट्रा स्टिमुली, यानी कि स्टिमुलेट करने का मतलब जैसे मैंने बताया भी था, हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा एंड इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, और थायराइड ग्लैंड कैसे हो जाएगी? लार्ज हो जाएगी। आपने देखा भी होगा किसी का गला जो है बहुत ऐसा फुला हुआ होता है, तो इसी के कारण, हाँ, तो वो इसी की बीमारी के कारण होता है। दिस कंडीशन इज लार्जली बीइंग कंट्रोल्ड बाय एडिंग सोडियम आयोडाइड टू कमर्शियल टेबल सॉल्ट, जिसको बोलते हैं आयोडाइज्ड सॉल्ट। और ये अभियान में निकाला था, आपको याद होगा कि आयोडीन नमक खाने का, नमक क्यों निकाला था? क्योंकि गरीब से गरीब लोग भी नमक तो खाता ही है, मैं बहुत अच्छी चीजें नहीं ले पाएगा, तो कम से कम गरीब से गरीब लोग भी पहले बहुत, आज से अगर आप 20 साल पहले देखोगे तो ये बीमारी जो थी बहुत कॉमन थी। तो इंडिया में इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए मिलाया गया ताकि आयोडीन को मिलाया जाए नमक के अंदर, सॉल्ट के अंदर, ताकि गरीब से गरीब इंसान तक आयोडीन पहुंच सके। चलिए आगे देखिए, स्टेरॉइड हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, और ये स्टेरॉइड हार्मोन जो है वो कहां से प्रोड्यूस होता है? बाय एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड गोनेड्स, जैसे कि टेस्टिस से है मेल में और ओवेरीज से है फीमेल में। याद रखना एड्रिनल कॉर्टेक्स से, याद रखना हार्मोन्स रिलीज्ड बाय द एड्रिनल कॉर्टेक्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फंक्शन ऑफ द बॉडी। फॉर एग्जांपल कौन सा? जैसे कि ये हार्मोन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स नाम है इसका, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कंट्रोल करता है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने के काम में आता है कौन? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। कैसा हार्मोन है ये? लिखा हुआ है इसमें, ठीक, आगे देखते हैं। मॉड्यूलेट करता है क्या? इंफ्लामेटरी रिएक्शंस को। इंफ्लामेटरी रिएक्शंस मतलब आपने देखा होगा कि बहुत लोगों की शिकायतें रहती है, उन्होंने खाना खाया या कुछ फूड खाने पर उन्हें ऐसा लगता है कि शरीर जो है वो सूज गया, स्वेलिंग हो गया, हाथ में स्वेलिंग, पैर में स्वेलिंग होगी। सर्दियों में उनको लगता है कि भाई चल रहे हैं तो वो स्वेलिंग दिख रही है उनको, तो इस चीज को बोलते हैं बॉडी का इन्फ्लामेशन। ये होता नहीं है लेकिन फिर भी ऐसा लगा, और होता भी है किसी किसी में। तो ऐसा जो है वो इन्फ्लामेशन के कारण है, जो कि यानी कि प्रॉब्लम किसके अंदर है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के अंदर, यानी कि वो कंट्रोल नहीं हो रहा है, यानी कि बॉडी में सीक्रेट नहीं हो रहा सही। आर इन्वॉल्व एंड क्या करता है ये? एक तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, और मॉड्यूलेट करता है इंफ्लामेटरी रिएक्शंस को, एंड आर इन्वॉल्व इन रिएक्शंस टू स्ट्रेस। स्ट्रेस को भी भैया क्या करता है? ये कंट्रोल करता है।
तुम्हें कहाँ स्ट्रेस होगा? तुम्हारे पेरेंट्स को स्ट्रेस है, तुम्हें कहाँ टेंशन? तुमने खून भी रखा है उनका, उनका तो खून भी रखा है, तुम्हें कैसा मेरा बच्चा टॉप करने की तो उम्मीद में है। इस लायक तो है नहीं, तो मुझे पता है उसका रिएक्शंस ऑफ दी बता रहा, पहले किसके बारे में बताया हमने? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। अब बता रहा किसके बारे में? मिनरल्स। बायोकैटालिस्ट। एंजाइम्स क्या होते हैं? बायोकैटालिस्ट होते हैं, वो कहलाते हैं आपके एंजाइम्स। ऑलमोस्ट ऑल द एंजाइम्स आर ग्लोब्यूलर प्रोटीन। सारे एंजाइम कैसे हैं आपके? ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स हैं। एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन and for a particular substance. They are generally named after the compound or class of compound upon which they work. जिस पर वो वर्क करते हैं उसके बेस पर उसको क्या जाता है? एग्जाम्पल जैसे कि एंजाइम हाइड्रोलिसिस ऑफ माल्टोज, उसका हाइड्रोलिसिस क्या जाता है? आपने पढ़ा था, टूटा है दो मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, तो माल्टोज किसमें टूटा? ग्लूकोज में टूटा। Sometimes enzymes are also named after the reaction. Reaction के बाद भी देखा जाता है, जैसे कि एंजाइम which catalyze the oxidation. जो एंजाइम ऑक्सीडेशन करवाते हैं किसी सब्सटेंस का, उनको कहते हैं ऑक्सीडेशन भी करवाते हैं और रिडक्शन भी करवाते हैं, उनके बारे में हम लोग बोलते हैं आर ऑक्सीडो रिडक्टेस एंजाइम। ये याद रखना, जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों करवाते हैं उनको बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडो रिडक्टेस एंजाइम। पहले आपने देखना फिर बाद में लिखना। एंजाइम्स मैकेनिज्म क्या बोल रहा है? एंजाइम्स आर नीडेड ओनली इन स्मॉल क्वांटिटी, बहुत कम क्वांटिटी की जरूरत होती है फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन, सिमिलर टू द एक्शन ऑफ केमिकल कैटलिस्ट। एंजाइम्स आर सेड टू रिड्यूस द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्टिविटी। याद रखना, इससे क्वेश्चंस ये आया हुआ कई बार क्वेश्चन, यही तो क्वेश्चन आया था तुम्हारी में कि एंजाइम्स बेसिकली क्या करते हैं? एंजाइम्स आर सेड टू रिड्यूस, वो रिड्यूस करते हैं, और मैग्नीट्यूड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। इस लाइन से क्वेश्चन आया हुआ है जो पेपर था तुम्हारा, इस लाइन से, तो इन्हीं से क्वेश्चन आपके बनते हैं, इसलिए जो बता रहा हूं। ये क्या करते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को, काम करने के काम में आते हैं, रिड्यूस करने के। एग्जाम्पल जैसे कि एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज की जो एक्टिवेशन एनर्जी आपको मालूम ही है कि जो एक्टिवेशन एनर्जी हर मॉलिक्यूल की एक्टिवेशन एनर्जी होती है, जिस पर उसका रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है किस पर? प्रोडक्ट में। तो जितनी कम एक्टिवेशन एनर्जी होगी उतनी जल्दी कोई रिएक्टेंट कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में।